हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। इस सीरीज में यार हम पूरी जेई की 11th की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, तो अगर अभी तक तुमने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से उसको देख लो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स वगैरह वहीं पर शेयर किए जाएंगे और इसके अलावा तुम्हारे जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो भी तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप के ऊपर। और इसके अलावा तुम्हें होमवर्क भी वहीं पे दिया जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के दोनों होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। तो अगर तुमसे हो गए थे तो अच्छी बात है, नहीं हुए थे तो अब तुम देख सकते हो कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है अपना, रोग का 1.76। इन द अरेंजमेंट शोन मास ऑफ बॉडी वन इज 4 टाइम्स एज ग्रेट एज ऑफ मास ऑफ बॉडी टू। तो इसके मास को अगर मैंने m बोल दिया तो इसको मैं 4m बोल सकता हूँ। पहली चीज इतना तो खत्म। हाइट 20 h इक्वल 20 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा 20 सेंटीमीटर ये भी गिवन है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस है। ठीक है, मासेस ऑफ द पुलीज एंड थ्रेड्स एज वेल एज द फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल, मतलब सारे पुलीज और थ्रेड्स तुम्हारे आइडियल है। ठीक है, एट अ सर्टेन मोमेंट बॉडी टू इज रिलीज एंड द अरेंजमेंट इज सेट इन मोशन। ठीक है, तो अब इसको हम रिलीज करेंगे तो मोशन होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट बॉडी टू विल गो अप। तो ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो देखो यहाँ पर पॉइंट ये पकड़ना है कि पहली बात, अब तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा, अगर तुम इस पे फोर्सेस दिखाना चाहो पहले दिखाई लेते हैं। ठीक है, तो अगर वन वाले पर आऊं, एक इस पर लगेगा ऐसे 4 mg, क्योंकि 4m इसका मास है, और जी, और इधर इस पर लगेगा कुछ टेंशन। ठीक है, तो वो भी हम लिखते हैं। इसको मैं 2t लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता होगा अगर ये 2t है तो ये भी 2t है, तो ये दोनों को मैं टी टी कर दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, ये टी टी, तो अगर ये टी तो ये भी टी, ये भी टी, और यहाँ से फिर तुम इसको भी टी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ तक आ गए। फिर और इस पर एक mg लग रहा होगा, है ना। तो अब बेसिकली क्या होगा यहाँ से कि देखो बेसिकली, और इसके अलावा अभी तो इसमें नॉर्मल भी होगा जब ये इसमें लगा हुआ है ना, क्योंकि जब तक स्ट्रिंग डॉट नहीं होगी, जब तुम रिलीज करोगे उस समय स्ट्रिंग डॉट होगी। ठीक है, तो जब इसको रिलीज करोगे तो मैं मान रहा हूँ कुछ ये नीचे कुछ एक्सेलरेशन से यहाँ भागना चालू करेगा। ठीक है, तो इसके एक्सेलरेशन को मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, सपोज A1। इसके एक्सेलरेशन को मैंने बोल दिया A1। और जब ये A1 से नीचे जाना चालू करेगा तो ये वाला कुछ A2 एक्सेलरेशन से ऊपर आना चालू करेगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब ऑब्वियसली अगर ये A1 नीचे आ रहा है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा इस पॉइंट तक। बट यहाँ पर आकर के, क्योंकि यहाँ से आगे नीचे जा नहीं सकता, यहाँ पर सरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर ये रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा उतने टाइम तक ये A2 एक्सेलरेशन से चल करके किसी हाइट तक पहुंचा होगा, सपोज यहाँ तक, या चलो सपोज यहाँ तक कुछ हाइट तक ये पहुंचा होगा। ठीक है, बट क्या यही मैक्सिमम हाइट है जो हमें चाहिए, मतलब ये इतनी हाइट तक आ पाएगा, यही गलती होती है। तो मैक्सिमम लोग इसी हाइट को रिपोर्ट कर देते हैं। बट जब ये यहाँ तक आएगा तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जब ये यहाँ पर आया, जब ये रुक गया, तो क्योंकि ये इनिशियल इसकी स्पीड 0 थी, और अगर तुम v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v। ठीक है, तो ये भले रुक जाए, यहाँ से स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, स्ट्रिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा, बट ये फिर भी ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, और जब तक ये जो v वेलोसिटी है ये 0 ना हो जाए, और फिर उस पॉइंट पर ये रुकेगा, और वही हाइट हमें बतानी है जमीन से लेकर के। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया क्या करना है। तो स्टेप्स में इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एफबीडी बना ही लिया। ठीक है, मैंने इसको बोला था A1 एक्सेलरेशन था, इसके A2 एक्सेलरेशन, तो इन दोनों के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं पहले। तो पहले वन वाले ब्लॉक के लिए लिखता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए हम लोग लिख सकते हैं, नीचे की तरफ पॉजिटिव मानते हुए 4 mg माइनस 2t, और नीचे की तरफ ही हमने एक्सेलरेशन लिया तो ये हो जाएगा हमारा 4m A1। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन इस वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे, छोटे वाले सेकंड वाले के लिए। तो अब इसमें हमने क्योंकि ऊपर एक्सेलरेशन माना है, तो हम ऐसे लिखेंगे t माइनस mg इज इक्वल्स टू m, और इसका एक्सेलरेशन कितना था A2। तो ये हो गई दो इक्वेशन। फिर वही बात, अपने पास अननोन कितने हैं, A1 A2 और t, तीन अननोन दो इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, कंस्ट्रेंट। तो सपोज मैं किसी एक जगह से कंस्ट्रेंट लिखना चालू करता हूँ इसमें। अब इस फिगर में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम चाहो तो डिफरेंट फिगर बना लेना कंस्ट्रेंट के लिए। तो इस पॉइंट पर अगर हम बैठ गए, ठीक है, और यहाँ से मैं इस डिस्टेंस को सपोज कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है, तो अच्छा एक चीज तो तुम मानते हो ना, चलो एक चीज मैं पहले समझा दूं फिर उसके बाद ही कंस्ट्रेंट लिखेंगे। ठीक है, कि अगर ये एक्सेलरेशन A1 है तो इस पुली का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 ही होगा, इस पुली का एक्सेलरेशन। इसको A1 बोल सकता हूँ ना मैं, समझ में आया।
इस पुली का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 ही होगा अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। फिर से बताता हूँ, इस पुली, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। इस पुली का एक्सेलरेशन भी A1 होगा अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 है, ठीक है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 है तो पुली का एक्सेलरेशन भी A1 होगा, ठीक है। अब मैंने कई बार रिपीट कर दिया, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है। तो अब इस पुली की डिस्टेंस को सपोज मैंने इस स्ट्रिंग इस पोजीशन से बोल दिया x1, ठीक है, ये। और इस नीचे वाले ब्लॉक की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया x2। क्लियर। तो अगर हम इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ देखें, ये वाली पूरी स्ट्रिंग जो है यहां से लेकर के ये और ये पूरी स्ट्रिंग, ठीक है, इसको अगर हम कांस्टेंट बोलना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे x1 यानी कि 2x1 + x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 2x1 + x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक हमने कंस्ट्रेंट के लिए इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो दो बार डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। 2a1 - a2 इक्वल टू 0 होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि अगर A1 बढ़ रहा है तो A2 घट रहा है, मतलब अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, बेसिकली A1 नीचे, अगर तुम नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहे हो तो अगर A1 बढ़ रहा है तो A2 घट रहा है, इस तरीके से। मतलब अगर A1 पॉजिटिव है तो A2 नेगेटिव है, कहने का मतलब, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया 2a1 - a2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। ऐसे हम कंस्ट्रेंट पहले से भी लिखते आ रहे हैं। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशन, तीन अननोन हो गए, ठीक है। तो अपने पास तीन इक्वेशन है और अननोन अपने पास क्या क्या है एक बार जरा देख लो। P है, A1 है और A2 है, ठीक है। हमें चाहिए क्या इसमें से? बेसिकली अगर हमें ये A2 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो T तो हमें नहीं चाहिए, तो हम T को एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को लाते हैं यहाँ नीचे, और जरा फर्स्ट इक्वेशन को लिखो, 4mg - 2t = 4m A1, 4mg, चलो, हाँ, 4mg - 2t = 4m A1, 2t = 4m A1। और दूसरी इक्वेशन में तुम्हें दिख रहा होगा टी है, तो हमें कैंसिल आउट करने के लिए 2t चाहिए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2t - 2mg = 2ma2, बस। 2t - 2mg = 2ma2, ये पूरी इक्वेशन को हमने बस 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब जरा इन दोनों को ऐड कर दो यार। ऐड करोगे तो तुम्हें यहाँ से मिलेगा 4mg - 2mg यानी कि 2mg, 2t कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4ma1 + 2ma2, 4ma1 + 2ma2। अब यहाँ से ये यूज कर लो कि 2a1 = a2, यानी कि A2 की वैल्यू 2a1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2mg = 4ma1 + 2ma2, ठीक है। ये रहा, कहाँ गया? A2 की वैल्यू 2a1 लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2m × 2a1, तो ये हो जाएगा 4ma1, 4ma1 तो ये बन जाएगा 8ma1। और इधर तुम्हारा 2mg था ही, तो m और m कैंसिल आउट कर लो, तो A1 की वैल्यू तुम्हारी आएगी g/4। तो ये आ गई A1 की वैल्यू, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है 2a1, तो A2 की वैल्यू लिख दो। A2 तुम्हारा है 2a1, यानी कि हो जाएगा 2 × g/4, यानी कि तुम्हारा g/2। ये आ गई A2 की वैल्यू, ठीक है। तो A1 A2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा बन गया काइनामेटिक्स का, ठीक है। कैसे, आओ देखते हैं। फिर एक बार फिगर बनाता हूँ ताकि कोई डाउट ना हो, है ना, एकदम अच्छे से समझेंगे। तो ये तुम्हारा इस तरीके का सिस्टम था, ठीक है। एक मिनट बनाते हैं, यहाँ से देख ले जरा, ठीक है। हाँ, बनाते हैं। इस तरीके की पुली, एक मिनट, थोड़ा सा खराब फिगर बने तो समझ लेना यार, ठीक है। ये बना, एक पुली और था, ये यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, और ये यहाँ था, ठीक है। ये यहाँ था, इस पर तुम्हारा 1 वाला ब्लॉक था, फिर यहाँ से नीचे गए तो ये तुम्हारा 2 वाला ब्लॉक था। अब क्या होगा कि हमने जो एक्सेलरेशन निकाले, इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ g/4, यही निकाला है ना हमने। A1 = g/4, और g2, ये A2 तुम्हारा g/2 ऊपर की तरफ हमने निकाला था, ये हो गया g/2, ठीक है। तो अब जिस टाइम तक ये यहाँ नीचे आकर के लड़ नहीं जाता, ये पूरा सिचुएशन ऐसे ही रहेगा। तो ये टाइम पहले तो निकाले, कितने टाइम में ये नीचे आकर के लड़ेगा। ये h = 20 सेंटीमीटर था, तो ये टाइम निकालते हैं। तो अगर मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव बोल लूँ, ठीक है, तो मैं बोलूंगा s = ut + ½ at², ये लगाऊंगा तो s है तुम्हारा कितना, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर, है ना। h इक्वल टू, इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है क्योंकि रेस्ट से छोड़ा है, ut + ½ at²। एक्सेलरेशन कितना होगा इस पर, नेट हमने निकाला नीचे की तरफ g/4, ये हमने निकाला हुआ है, प्लस ½ g/4 t²।
ठीक है, ये हो गया। ये तुम्हारा निकल गया। अब इससे टाइम निकलेगा कि कितने टाइम में ये यहाँ नीचे पहुंचेगा। ठीक है, तो टाइम निकालते हैं यार। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, टी स्क्वायर होगा तुम्हारा 0.2 इंटू 4 टू 8 जी, यानी कि 1.6 अपॉन, ये तुम्हारा टी स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, ये रख लेंगे हम अपने पास, यहाँ से अपने पास टाइम आ गया बेसिकली। इसको रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने टाइम में होगा क्या कि तुम्हारा ये वाला ब्लॉक तो यहाँ आ जाएगा। एक बार मैं नीचे बना दे रहा हूँ इसी फिगर में। तो ये वन वाला ब्लॉक तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, और ये कुछ हाइट पर जा चुका होगा। सपोज ये हाइट को मैं बोल रहा हूँ एच डैश, या कुछ और नाम देता हूँ, चलो H1 बोल देता हूँ। ये H1 हाइट जा चुका होगा। ठीक है, ये H1 अभी हम निकाल लेंगे। ठीक है, पर इनिशियली इसकी स्पीड 0 थी, और जब ये टाइम t होगा तो इस समय इसकी स्पीड क्या होगी, कुछ v होगी सपोज। ठीक है, या चलो v0 बोल देता हूँ, कुछ v0 स्पीड होगी इसके बाद ऊपर की तरफ। ये समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद जैसे ये यहाँ लड़ गया, ठीक है, ये वाला ब्लॉक, तो ये रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद एक वेलोसिटी है, तो उससे होगा क्या कि ये टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग लूज। हाँ, तो यार मैं ये कह रहा था कि जब ये यहाँ तक आ जाएगा, अब इसके बाद ये ब्लॉक तुम्हारा रुक जाएगा। ये ऊपर जाना चाहेगा क्योंकि इसके बाद एक वी नॉट वेलोसिटी है। तो जैसे ये हल्का सा एक इंस्टेंट में आगे बढ़ेगा, ये स्ट्रिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा, ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। अब इस ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या लग रही होगी, देखो, इस पॉइंट पर केवल एक फोर्स होगी, जो इसका मास है m, और इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ठीक है, ये हो गया। तो केवल g एक्सेलरेशन होगा इस पर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g बचेगा इस पॉइंट के बाद। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट तक कितना हाइट चला, ये h1 को हम लोग निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो h1 कितना होगा, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, वही लगा लो इस वाले ब्लॉक के लिए। तो u तुम्हारा 0 ही था, 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इसका कितना हमने निकाला है, g/2 नीचे की तरफ, तो माइनस g/2, या चलो g/2 हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ है ना, ये g/2 ऊपर की तरफ है, सॉरी g/2 ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है आपकी बात। ठीक है, इसके लिए भूल जाओ, इसके लिए हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना। अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव मानोगे तो तुम इधर भी एक माइनस लगा लो, इधर भी एक माइनस लगा लो, तो उससे कोई फायदा नहीं है, हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, तो हाफ ए और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये यही वाली वैल्यू हमें रखनी है। तो अगले स्टेप में रख देता हूँ, तो H1 हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू g/2, और टी स्क्वायर की वैल्यू 1.6 जी से जी काट दिया, तो ये आएगा 0.4 मीटर H1। तो कई लोग क्या करते हैं ना गलती, की इसी को आंसर बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये 0.4 मीटर जो है, ये यहाँ तक तो आ गया, बट इसके बाद, अब इसके बाद एक ये वी नॉट वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये अभी कुछ और ऊपर जाएगा। बट अब अभी तक इस पे एक्सेलरेशन कितना था, g/2 ऊपर की तरफ, है ना। बट अब ये टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, अब ये एक बस ब्लॉक हो गया जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है v0, और इसको जैसे हम वो करते थे ना, एक बॉल फेंकते थे ऊपर की तरफ, उस टाइप का केस हो गया है कि v0 वेलोसिटी से ऊपर फेंका, और इस पे एक्सेलरेशन केवल नीचे की तरफ जी, क्योंकि इस पर एक ही फोर्स लगेगा mg, और इसलिए इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ जी। तो अब इससे हमें v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के बची हुई हाइट, ये यहाँ से सपोज कुछ और हाइट तक गया, यहाँ तक पहुंचा, इस हाइट को मैं बोल रहा हूँ h2। तो इस h2 हाइट पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यही मैक्सिमम हाइट है जहां तक ये जा रहा है। तो ये हाइट हम निकाल लेते हैं, 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या निकाली है, ये v0 बोलिए। ठीक है, जो यहाँ पर है, माइनस जी, और बल्कि टाइम क्यों यूज करें, हमें एस इक्वल टू डिस्टेंस चाहिए ना, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते हैं, क्योंकि v अपने को पता है 0, यू स्क्वायर यानी कि v0 स्क्वायर प्लस 2as है ना। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, तो -2g/h2, यही h2 अपने को निकालना है। ये v0 भी चाहिए अपने को। v0 कैसे निकालें, तो v0 इस वाले पूरे मोशन में जहां पर हमने h1 निकाला था ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है, इस पे v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करके हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इस पूरे मोशन के लिए, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस एटी लिख रहा है, तो v यानी कि ये जो यहाँ पर वेलोसिटी है v0 इज इक्वल टू इनिशियल थी 0। हाँ, तो इनिशियल थी 0, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ g/2 था, प्लस यू इक्वल टू यू प्लस एटी, तो प्लस एक्सेलरेशन कितना था g/2, और टाइम कितना है हमने यहाँ से निकाला है, टी स्क्वायर अगर 1.6 था तो अंडर रूट 1.6। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा अंडर रूट 1/6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं g/2 रूट 1.6 ये हो जाएगी वी नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू हमने क्या निकाली, g/2 अंडर रूट 1.6/g। तो वी नॉट का स्क्वायर लिख लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा g² अपॉन 4, इंटू में इसको लिख देंगे 1.6 अपॉन जी, ये जी से जी चला जाएगा,
तो अपने पास बचेगा, ये हो जाएगा 0.4 g। ठीक है, ये इसको यहाँ रखो। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। 0 = v0 का स्क्वायर हमारा हो गया 0.4 g माइनस 2 g h2। g से g तो पहले काट दो, तो h2 की वैल्यू आएगी तुम्हारी 0.4/2, क्योंकि ये इधर जाएगा और फिर डिवाइड होगा। या चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, शायद तुम्हें लगा होगा पता नहीं कैसे कर दिया, तो देख लेते हैं। तो लिख देता हूँ भाई, 2h2 = 0.4। इसको इधर ले आए बेसिकली लेफ्ट साइड में, है ना। h2 की वैल्यू हो जाएगी 0.2। तो अब ये यहाँ से h2 हाइट यानी कि 0.2 और जाएगा, तब जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 होगी, है ना। और टोटल हाइट ही कितना आया, पहले h1 आया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक h1, और फिर ये h2 और आया, तो हमारा आंसर होगा h1 + h2। जितना ये मैक्सिमम हाइट जा पाएगा, h = h1 + h2, मतलब आंसर है हमारा बेसिकली h1 + h2। यानी कि h1 कितना निकाला था हमने, 0.4 मीटर, और ये आया 0.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.4 + 0.2 यानी कि 0.6 मीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर ऊपर ये जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, यही 0.4 आंसर दे देते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि जब ये रुक जाएगा, मतलब नीचे पहला वाला ब्लॉक, तो ये वाला, तब भी इसके पास एक वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से ये कुछ ऊपर तक तो जाएगा, जैसे हम एक बॉल को कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, उस टाइप का केस हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझाता हूँ पूरा केस एक बार, आंसर तुमने देख ही लिया एक बार फाइनली। होगा क्या, इस पर एक नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन नेट ऊपर की तरफ होगा, वो हमने निकाल लिया एनएलएम यूज करके अपना, G/4 और G/, ठीक है। अब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। बट इस पे एक लिमिटेशन है कि जब ये यहाँ पर लड़ गया तो अब ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जब तक लड़ेगा वहां तक का हमने टाइम निकाले, हमारे पास एक्सेलरेशन है, और ये काइनेमेटिक्स का मतलब काम हो गया। तो s = u+½ यूज करके हमने यहाँ तक का टाइम निकाल लिया, ठीक है। उतने टाइम में ये यहाँ से कुछ h1 हाइट चला गया, तो अब लोगों को क्या लगता है बस यहीं पे मोशन खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक ये h1 हाइट गया, ये तो ये गया ही गया। उसके अलावा यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन g/2 का कांस्टेंट था, तो v = u+80 लगाओगे, तो यहाँ पर इसके बाद एक v0 वेलोसिटी होगी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। फिर इस v0 वेलोसिटी की वजह से अब यहाँ से आगे क्या होगा, इस ब्लॉक के इस वाले वायर की, मतलब ये स्ट्रिंग की टेंशन खत्म, क्योंकि ये जरा सा भी ऊपर करोगे तो अब टेंशन तो है नहीं, स्ट्रिंग टॉट रही नहीं, ठीक है। तो अब इस पर नेट नेट केवल एक फोर्स लगेगी, इसका वेट mg, जिसकी वजह से इस पर नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा। तो अब ये वही एक केस हो गया कि एक बॉल को तुमने ऊपर उछाला है, g एक्सेलरेशन है, और उस पे तुमने कोई v0 वेलोसिटी से उछाला है, जो v0 वेलोसिटी तुम्हें पता है। तो ऐसे करके तो मैक्सिमम हाइट निकालने वाले केसेस तुमने प्रोजेक्टाइल के टाइम में भी बहुत किए हुए हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट तुमने निकाल दी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता था, बट मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, ठीक है। तो u²/2g करके वही, ठीक है, तो वो भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये यहाँ से तुम्हारे पास ये हाइट आ जाएगी h2, क्योंकि यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन क्यों यूज करी, क्योंकि हमें इस मोशन का टाइम नहीं चाहिए ना, हम इंटरेस्टेड है इस मोशन के डिस्टेंस कवर्ड में, मतलब ये जितना यहाँ से यहाँ तक गया है। और हमारे पास v और u तो है ही है, तो v u है, a भी है, h चाहिए, तो v²= u² + 2a, वही वाली इक्वेशन बेस्ट थी, इसलिए वो यूज की, तो हमें ये h2 मिल गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा h1, जो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर जब ये वेलोसिटी 0 करने के लिए h2 और ऊपर गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा h1 + h2। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था, एनएलएम और काइनेमेटिक्स। तो यार बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें तुम्हारा एनएलएम और काइनेमेटिक्स दोनों ही रिवाइज हो गया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगर हो गया हो तो बहुत ही बढ़िया यार, बाकी है तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पे। तो हमने दूसरा होमवर्क क्वेश्चन दिया था ये, इसमें वेज कंस्ट्रेंट का यूज था, वेज कंस्ट्रेंट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और एक क्वेश्चन भी कराया था, उसके बाद तुम्हें ये वाला होमवर्क दिया था। तो ये उससे आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, तो मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए था। नहीं भी हुआ है तो चलो अब देखते हैं इसको कि कैसे करते हैं। ठीक, एक मिनट। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, find the acceleration of rod A and wedge B in the arrangement shown in figure if the ratio of mass of wedge to mass of rod is theta, ठीक है। तो मास ऑफ वेज को मैंने कुछ बोल दिया कैपिटल एम, और इसका रॉड के मास बोल दिया स्मॉल एम। तो ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ मास ऑफ वेज टू मास ऑफ रॉड, यानी कि कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम को इसने बोला है नीटा, विच मीन्स कि कैपिटल एम को मैं नीटा टाइम स्मॉल एम भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं है। तो अब मुझे इन दोनों के एक्सेलरेशन बताने हैं, बेसिकली पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों का, मतलब ए और ए बी दोनों पूछा है, ए और ए बी इन दोनों को पूछा है इसमें। इसका पूरा वीडियो बनाएंगे, तो इसको पहले नीचे ले लेते हैं, एक मिनट काम करते हैं।
तो मैं नीचे ले लेता हूँ, तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा थोड़ा बड़ा करके इस तरीके से। तो ये हमारा फिगर है, ठीक है। तो अब इन पर पहले फोर्सेस देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं, म्यू इक्वल टू जीरो बोल दिया इसने पहले ही, ठीक है। और यहाँ पर भी फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ पर भी म्यू इक्वल टू जीरो इसने बोल दिया है। इस वाले अगर मैं केवल रॉड का देखूं तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इसमें ऐसे mg, है ना। और एक यहाँ से लग रहा होगा नॉर्मल। और नॉर्मल मैंने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा, यही बात पकड़नी थी इसमें। कई लोगों ने नॉर्मल mg के साथ बना दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है तो नॉर्मल ऐसा लगेगा। ये हो गया हमारे इस छोटे वाले रॉड का एफबीडी। इस पर देखोगे बड़े वाले पर, तो इस पर क्या क्या फोर्सेस हैं। एक तो है इस पर इसका वेट mg, यहाँ से एक नॉर्मल जिसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और ये जो n उधर उस पे लग रहा था इस पर ऐसे लगेगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन इस तरीके से, कॉन्टैक्ट से इस बॉडी पर ऐसे लगेगा। ये हो गया, तो ये नेट नेट फोर्सेज हो गई इस पर, ठीक है। अब एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो वेज है बड़ा वाला, ये अगर करेगा भी तो ये इस तरफ मूव कर सकता है, और कहीं पर भी ये मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नीचे तो मूव करेगा नहीं, है ना। डायरेक्शन या तो एक इधर पॉसिबल है या तो एक इधर पॉसिबल है। बट अगर ये तुम नॉर्मल देखोगे तो इसके अगर कंपोनेंट होगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। तो नेट एक जो इधर कंपोनेंट आएगा ये इसको इधर डायरेक्शन में चलाएगा, ना कि इस डायरेक्शन में। इधर नहीं चलेगा, इधर ही चलेगा। तो इसके एक्सेलरेशन को मैंने इधर की तरफ ए कैपिटल एम मान लिया। फिर भी मान लो अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाती तो मतलब ये इधर चल रहा था, बट ऐसा होगा नहीं। तो इसके एक्सेलरेशन को मैंने ए कैपिटल एम को इधर की तरफ मान लिया, ऐसे, ठीक। अब रही बात इसकी, इस पर देखो एक फोर्स mg है और एक ये नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो अब तुम्हारा मानना ही हो सकता है कि इस पे एक एक्सेलरेशन चलो इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे कहीं पर भी होगा, सपोज नीचे की तरफ है, और एक एक्सेलरेशन इधर भी, तो ये कुछ ऐसे चले। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दो वॉल्स बनाती है, इन वॉल्स का फोर्स जैसे R1 और R2 है, तो इन वॉल का फोर्स इस नॉर्मल के इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा। तो नेट इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन ए, हाँ तो यार इसका एक्सेलरेशन में कुछ नीचे की तरफ बोल दिया, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन ये हो गया। अब सारी इक्वेशन देखते हैं एक एक बॉडी के लिए, चलो। एक बार फिर से फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले हम केवल दोनों को इंडिविजुअली अब देखते हैं। सपोज केवल हम बड़े वाले वेज को देख रहे हैं, तो वेज पर जो हमने फोर्सेस दिखाई थी एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ। इधर से एक थी नॉर्मल, ऐसे, इसका ऐसे परपेंडिकुलर। और ये mg नॉर्मल अब मैं नहीं बना रहा, क्योंकि जो है वो अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मैं अगर नॉर्मल का कंपोनेंट लूँ इस तरीके से, ये मैंने ड्रॉ किया वर्टिकल, है ना। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा, अगर ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ये आएगा एन कॉस अल्फा, ऐसे, एन कॉस अल्फा, ये मैंने हटा दिया। और इधर आएगा एन साइन अल्फा। बाकी इसके अलावा इस पर एक वो जो इसका वेट था एम जी नॉर्मल, ठीक है, उससे अपने को मतलब नहीं है, ये एन डैश बोल दे रहा हूँ। तो क्योंकि ये दोनों मिल करके इस एन कॉस अल्फा एम जी प्लस एन कॉस अल्फा इक्वल टू एन डैश ये आ जाएगा। इसका अपने को अभी यूज ही नहीं है, तो हमें केवल एक्स डायरेक्शन मतलब इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लिखनी है, तो हम लिख देंगे एन साइन अल्फा नेट फोर्स इधर इज इक्वल टू, इसका मास कितना था, कैपिटल एम यानी कि नीटा टाइम स्मॉल एम, ये हमने लिखा हुआ था, ये इसका मास हो गया। और एक्सेलरेशन इसका हमने ए कैपिटल एम बोला था। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन जो हमने इसके लिए लिख ली, ठीक है भाई। फिर से फिगर बनाता हूँ। अब हम बात करेंगे इसकी, छोटे वाले रॉड की। तो रॉड पर हमने एक दिखाया था ऐसे mg, और एक था इस तरीके से नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर था नॉर्मल, ठीक है। अब क्या होगा, इस नॉर्मल के कंपोनेंट्स लेते हैं, है ना, इस तरीके से। एक आएगा ऊपर की तरफ और एक आएगा इस तरफ, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। तो जो ऊपर की तरफ आएगा उसको समझते हैं। एक मिनट यार, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या, एक मिनट यार फिर से बनाता हूँ। तो इस नॉर्मल के कंपोनेंट्स लेते हैं, है ना। तो एक आएगा ऐसे ऊपर की तरफ और एक आएगा इधर की तरफ। इन एंगल्स को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको नीचे एक्सटेंड कर रहा हूँ, है ना। तो अब एंगल्स दिखाता हूँ तुमको। ये अल्फा है, ये तुम्हारा हो गया 90 माइनस अल्फा, ठीक, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। ये पूरा ऐसे स्ट्रेट कर लो, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये हो गया अल्फा, है ना। ये 90 माइनस अल्फा और ये अगेन अल्फा, ठीक। तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आया वो आया तुम्हारा एन कॉस अल्फा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आया वो आया एन साइन अल्फा, ठीक है। अब होगा क्या, अब तुम कहोगे कि इसमें अगर इन दोनों फोर्सेस को, ये भी हम देख रहे हैं mg को और इस नॉर्मल फोर्स को, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस दिखाई, तो एन साइन अल्फा भी तो है इधर, तो इधर कुछ एक्सलेशन आना चाहिए। बट एक और फोर्स है जो, मतलब दो और फोर्सेस है जो हमने नहीं दिखाई। एक ये होगी इस तरफ से R1,
और इस तरफ से होगी R2। दोनों वॉल से कुछ ना कुछ नॉर्मल लग रहा होगा। तो अगर तुम एक्स डायरेक्शन में फोर्स लिखोगे तो तुम ऐसा लिख सकते हो ना कि R1 इक्वल टू R2 प्लस एम साइन अल्फा। बेसिकली एक्स डायरेक्शन में ये बैलेंस दिया होगा क्योंकि इसको इधर उधर जाने नहीं देंगे, तो इसका वैसे अपने को यूज नहीं है तो इसलिए फालतू है। तो अब अपने पास नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा। सपोज इसका नीचे की तरफ मैंने एक्सेलरेशन बोला था ए स्मॉल एम, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसका मास एम इंटू ए स्मॉल एम, नीचे की तरफ फोर्स है एम जी माइनस एन कॉस अल्फा। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन एक बार फिर से लिख लेते हैं, एन साइन अल्फा इक्वल टू बीटा टाइम्स एम ए कैपिटल एम। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। ठीक है, अपने पास अननोन कितने हैं, एन ए एम ए स्मॉल एम, तो 3 अननोन है। तो अपने पास 3 अननोन है और इक्वेशन 2 ही है, तो अब एक और इक्वेशन कहाँ से लाए, वेज कंस्ट्रेंट। तो वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट लिखते हैं यार। ठीक है, तो फिर से फिगर ले आता हूँ यहाँ पर, ये रहा। अब देखो एक्सेलरेशन केवल दिखा रहा हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ ए स्मॉल एम, और इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे बना दूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए कैपिटल एम ऐसा। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसको यार थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ना, थोड़ा सा दिखाने में आसान रहेगा, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, बस ये यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, है ना। तो कॉमन नॉर्मल बनाते हैं, बेसिकली कॉमन नॉर्मल जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो ये। हाँ, तो यार वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है, इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के एक्सेलरेशन के मैं अगर इस लाइन पर कंपोनेंट ले लूं तो वो दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए। तो लेते हैं यार। तो पहले एंगल्स देख ले, ये 90 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है, और ये 90 माइनस अल्फा है। तो इसका कंपोनेंट अगर मैं कॉमन नॉर्मल पे लूंगा एम वाले का, तो वो हो जाएगा ए एम कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसका कंपोनेंट इस कॉमन नॉर्मल ग्रीन वाली लाइन पर लूंगा तो वो हो जाएगा ए एम कॉस 90 माइनस अल्फा। बस यही करना था। यहाँ से लिखो ए एम कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एम कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा। तो ये अपने पास एक और इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन 3 अननोन, अब अपने को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो नॉर्मल को दफा करें, है ना। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अपने को नहीं चाहिए, अपने को कैलकुलेट तो ए एम और ए कैपिटल एम करने हैं ना। तो नॉर्मल की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ एन इक्वल टू नीटा एम ए एम अपॉन साइन अल्फा। और इस वैल्यू को मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले इक्वेशन लिख लूँ एम ए एम इज इक्वल टू एम जी माइनस एन कॉस अल्फा, एम जी माइनस एन कॉस अल्फा। तो पहले एन कॉस अल्फा को एक तरफ ले जाता हूँ और इसको लिखता हूँ एम जी माइनस एम ए एम। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नॉर्मल की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूंगा नीटा एम ए एम अपॉन साइन अल्फा। तो नीटा एम ए एम कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, दिस वुड बी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए स्मॉल एम, एम 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 काट दिया। नेक्स्ट इक्वेशन में नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे नीटा ए एम कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू जी माइनस ए स्मॉल एम। अब इस इक्वेशन में एक ए कैपिटल एम है, एक ए स्मॉल एम है। तो अब यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ए स्मॉल एम को मैं ए एम साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख सकता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कहूंगा ए एम ए स्मॉल एम इक्वल टू ए एम साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इसको नीचे ले चलते हैं तो लिख देंगे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं ईटा टाइम्स ए कैपिटल एम कॉस अल्फा इक्वल टू जी माइनस ए स्मॉल एम की वैल्यू मैंने क्या बोली वहां से, ए कैपिटल एम इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ए कैपिटल एम इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब ये ए कैपिटल एम वाले टर्म दोनों एक तरफ ले जाओ, तो ए कैपिटल एम नीटा टाइम्स ए कैपिटल एम कॉस अल्फा प्लस ए कैपिटल एम साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा वुड बी इक्वल टू जी। ठीक है भाई, ए कैपिटल एम कॉमन ले लो, अंदर आएगा तुम्हारे पास नीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दिस वुड बी इक्वल टू जी। या इसको सीधे सीधे मैं कॉस अल्फा के साथ इसको मैं साइन अपॉन कॉस को टैन अल्फा लिख देता हूँ ना, क्या खत्म बात, टैन अल्फा। ठीक है, तो ए कैपिटल एम की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास जी अपॉन नीटा कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा। ये आ गई ए कैपिटल एम की वैल्यू। ए स्मॉल एम क्या था तुम्हारा,
ए कैपिटल एम इंटू टैन अल्फा, ठीक है, ये साइन अपॉन कॉस है ना, तो टैन ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए कैपिटल एम टैन अल्फा, ये हो जाएगा जी टैन अल्फा अपॉन नीटा कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा। टैन अल्फा से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा जी, नीचे बचेगा कॉस अल्फा अपॉन टैन अल्फा, यानी कि कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस। ये बेसिकली कॉस की जगह कॉट आना चाहिए था यार, यहाँ पर अपॉन साइन एक और होना चाहिए था। कैसे हो रहा है ऐसा? कुछ मिस्टेक हो रही है यार कहीं पर, तो देखना पड़ेगा। है। हाँ यार ये देखो मिस्टेक हो गई है ना। ये यहाँ पर नीटा ए एम कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा था, यहाँ पर अपॉन साइन अल्फा भूल गए हम। तो इसको यहाँ पर अपॉन साइन अल्फा कर दोगे। बेसिकली यहाँ पर मैं इसको कॉस की जगह कॉट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये कॉट अल्फा है। हर जगह इसको कॉस की जगह कॉट अल्फा कर लो, क्योंकि कॉस अपॉन साइन हो गया है ना वो। कॉट अल्फा, ये आ जाएगा नीटा। बस इतनी सी मिस्टेक थी, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे ए एम टैन अल्फा से, ठीक है, इसको हटाओ। तो इसको लिख लो ए कैपिटल एम टैन अल्फा, यानी कि जी टैन अल्फा अपॉन नीटा कॉट अल्फा प्लस टैन अल्फा, ठीक है। अब टैन अल्फा से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा जी अपॉन नीचे होगा कॉट अपॉन टैन, यानी कॉट इंटू कॉट, यानी कि कॉट स्क्वायर नीटा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन। ये हो जाएगा ए स्मॉल एम, यानी कि इसको मैं ए भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जो इसमें इसके हिसाब से देखा है रॉड का एक्सीलरेशन वो ये है, ठीक है, वन है ये, ठीक है। और ये है तुम्हारा ए बी, जो कि कैपिटल एम यानी कि वेज का एक्सेलरेशन भी है। तो दोनों चीजें अब हमने इस तरीके से निकाल दी। तो यही करना था बेसिकली, वहां पर एक ये साइन मिस आउट हो गया था, इस चक्कर में आंसर गलत आ रहा था। ठीक है यार, फिर ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। वेज कंस्ट्रेंट मेरे ख्याल से अब इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए इससे ज्यादा। वैसे वेज कंस्ट्रेंट जेई मेन में तो शायद ही आता है, एडवांस में ही आता है। तो जितना रिक्वायर्ड है तुमने समझ लिया है। अगर ये दोनों क्वेश्चन तुमसे हो गए तो इसके बाद तुम्हें और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन तुम कर लोगे। बस यही ध्यान रखना होता है वेज कंस्ट्रेंट में कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होता है दोनों बॉडी। हाँ तो यार मैं यही कह रहा था कि वेज कंस्ट्रेंट में यही ध्यान रखना होता है कि अगर बॉडी दोनों बॉडीज के बीच में कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा है तो कॉमन नॉर्मल के अलाउंग दोनों का एक्सीलरेशन का कंपोनेंट सेम होगा। बस यही चीज ध्यान रखनी है, वेज कंस्ट्रेंट के सारे सवाल तुम कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे दोनों होमवर्क क्वेश्चन। अब आज हम पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में। तो तुम हेड डाल सकते हो स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, तो ये स्यूडो फोर्स होती क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे सबसे पहले। ठीक है। हाँ। तो यार अभी तक हम जितनी भी फोर्स की एनालिसिस कर रहे थे ना, ग्राउंड फ्रेम से कर रहे थे, मतलब जो हमारा ऑब्जर्वर था वो ग्राउंड से अटैच था, वो रेस्ट पे था। बट इफ अगर हमारा ऑब्जर्वर मूविंग हो, तो उसके लिए हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब तो निकाल करके देखा हुआ है ऑलरेडी। क्या फोर्स की एनालिसिस वो मूविंग ऑब्जर्वर के थ्रू हम कर सकते हैं या नहीं, और करते हैं तो कैसे करते हैं, वही अभी हमें समझना है। तो ठीक है, जैसे रिलेटिव करा था उसी तरीके का तुम्हें लगेगा ये। सपोज तुम्हारे पास एक ये बॉडी है, कोई बॉडी जिसका मास m है और एक्सेलरेशन a नॉट है, ठीक है, या a बार बोल दे रहा हूँ, इसका एक्सेलरेशन कुछ, या ap बार, पार्टिकल का एक्सेलरेशन ap बार है, ठीक है, और मास m है। तो ये है, ठीक है, ये हमारा पूरा ग्राउंड फ्रेम में है। तो ग्राउंड फ्रेम हम अपना बना देते हैं यहाँ पर। ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर, ठीक है। जानते हो ऑब्जर्वर एक्स वाई एक्सिस से दिखाते हैं, एक्स वाई, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, ऑब्जर्वर वन बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक है, सब चीजें। ये इस तरीके का ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब सपोज तुम्हारे पास एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है दूसरा, ठीक है, ये है तुम्हारा ऑब्जर्वर टू, ठीक है, ऑब्जर्वर टू ओ टू बोल दिया मैंने इसको। इसका एक्सेलरेशन कुछ नॉन जीरो है, तो ए बार जो है इसका मैं कुछ ए टू बार बोल रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसका कुछ एक्सेलरेशन है।
जो ये प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम इस पर फोर्स क्या होते थे, मास इनटू एक्सीलरेशन एम ए पी बार। बट इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे वो हमें समझना पड़ेगा। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन एपी बार है, क्या इसके रिस्पेक्ट में भी इसका एक्सेलरेशन एपी बार होगा? नहीं होगा, है ना। तो वो क्या होगा, वही जो हमने रिलेटिव के टाइम पे किया था वही करते हैं, ठीक है। इनका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं पहले तो। इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको मैंने बोल दिया आरपी बार, आरपी बार विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं हम, है ना। ये हो गया आरपी बार विद रिस्पेक्ट टू टू। और एक टू का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वन बनाते हैं, R2 बार। ये हम काम पहले रिलेटिव के टाइम पे कर चुके हैं, ठीक है। तो वेट गोरली तुम एक चीज देख ही सकते हो कि आर बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ट्राइंगल लॉ लगाएं इस पर, प्लस आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू, ये हो जाएगा तुम्हारा आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन, आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन, है ना। तो यहाँ से तुम एक चीज लिख सकते हो कि आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू, जो हमारा मूविंग मतलब ये एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है, वो हो जाएगा आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन माइनस आर बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। ये हो गया। ऐसे डिफरेंशिएट करोगे एक बार डी बाई डी टी, तो मैं वेलोसिटी लिख सकते हो वी बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू इक्वल टू वी बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन माइनस वी बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो अब एक्सेलरेशन के लिए लिख सकते हो हाँ। तो यार यही कह रहा था कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू ए बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन माइनस ए बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। वही जो हम पहले करते थे, अगर तुम्हें याद हो, कि एक मूविंग ऑब्जर्वर जो है हमारा टू, उसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिख रहा है, तो उसका ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जो कि ए बार पी हमने पहले बोला हुआ था, प्लस इंटू प्लस इसमें ए बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, मतलब जो हमारे इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, इसको चलो मैं ए टू बार बोला था, इसको मैं ए नॉट बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको मुझे ए नॉट बार एक्सेलरेशन है इसलिए से इसको मैं अब ए नॉट बार को पलट करके ऐड कर दूँ, प्लस माइनस ए नॉट बार, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन पलट करके और ये हमने रिलेटिव के टाइम पे देखा हुआ है कि अगर हम इस पार्टिकल को, है ना, इस मूविंग ऑब्जर्वर की वजह से देख रहे हैं, मतलब इस एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर की वजह से देख रहे हैं, तो हम इसमें इसका एक्सेलरेशन जो बनेगा वो तो हम लिखेंगे ही। यानी कि इसका एक्सेलरेशन अगर मैं इस ब्लू वाले के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो वो ए बार पी तो रहेगा ही, प्लस इसमें पलट के ऐड करूंगा इसका अपना एक्सेलरेशन ए नॉट बार। ये होगा इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। ये हमने रिलेटिव के टाइम पे भी देखा हुआ, यही हमने यहाँ तक हम इसको लिख दिया इस तरीके से। फोर्स क्या होती है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से मल्टीप्लाई करो जरा पूरी इक्वेशन को। तो इसको मैं लिख दूंगा अब एम इंटू ए बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू। इस मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर मैं फोर्स लिख रहा हूँ तो हो जाएगी एम ए बार पी प्लस एम माइनस ए नॉट बार, है ना। तो अगर जनरली तुम एक रेस्ट वाले ऑब्जर्वर की वजह से उस वजह से देखते हो तो ये होती तुम्हारी फोर्स केवल, है ना। अगर रेस्ट वाले ऑब्जर्वर की वजह से देखते हैं, अनएक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर की वजह से, तो फोर्स तुम ये लिखते हो। बट अब इसमें एक टर्म और ऐड हो गया, वो क्या है, जिसको देख रहे हैं उसका मास, मतलब जिस बॉडी पर फोर्स दिख रहा है उसका मास इंटू जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन, यानी कि हमारे ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसमें ये है रियल फोर्स, जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी होता है। इसको लिख सकते हो रियल फोर्स। और ये जो है इसी को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। मतलब बेसिकली ये है नहीं, ये हमने बनाई है, ये फोर्स है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई फोर्स दिख तो रही नहीं। बट क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, उस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेने के लिए वही बात हो गई कि इस पर एपी बार था। अब अगर जैसे ऊपर की तरफ मान लो इस पर एपी था, इस पर ए नॉट था, इसको रोका तो इसको भी ए नॉट दिया, इसको भी ए नॉट दिया, तो अब इस पर एक्सेलरेशन कितना हुआ, एपी माइनस ए नॉट, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग आ गया, एक्चुअल एक्सेलरेशन ये है, बट अब एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, एपी माइनस ए नॉट। तो अब अपने पास एक फोर्स का में ये टर्म और आ गया, तो इसके मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला, जिसमें जिसको देख रहे हैं उसका मास और जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन। तो एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, ये मैं लिखवा भी दे रहा हूँ। स्यूडो फोर्स क्या होती है, जिसको देख रहे हैं या जिस पर फोर्स दिख रहे हैं या जिस बॉडी पर फोर्स लिख रहे हैं, जिस बॉडी पर फोर्स लिख रहे हैं उसका मास लेना है, इनटू करना है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का लेना है,
और मास ऑब्जर्वर का मत ले लेना गलती से, क्योंकि ऑब्जर्वर का भी मास हो सकता है, वो मैं दिखाऊंगा अभी कैसे। तो मास तुम्हें किसका लेना है, जिस बॉडी को देख रहे हैं उसी का मास लेना है। ठीक है, फिर से लिख लो, इसी को मैं ऐसे बोलता हूँ, जिसको देख रहे हैं उसका मास, जिसको, थोड़ा सिंप्लीफाइड है इसमें, जिसको देख रहे हैं उसका मास इंटू जहां से देख रहे हैं हैं उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ऊपर वाले में हमने लिखा था मास m इंटू माइनस ए नॉट, ये पलट करके ऐड करना है। एक एग्जांपल में दिखाता हूँ कैसे। हाँ तो यार ये एग्जांपल समझते हैं। सपोज ये लिफ्ट वाले तुम्हारे पास क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे अभी, है ना। इस तरीके की एक लिफ्ट है, ठीक, ये लिफ्ट हो गई, इसमें एक ब्लॉक रखा है, यार ये स्ट्रेट बनना चाहिए, चलो कोई नहीं। इसका मास है m, और ये लिफ्ट कुछ a नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। अब तुम्हारे पास एक ये ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे बैठा है भाई, ग्राउंड पे, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है, फर्स्ट ऑब्जर्वर। तो ये क्या बोलेगा, फोर्स इस पर, अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो ब्लॉक ऊपर ए नॉट की तरफ जा रहा है, तो ब्लॉक पर फोर्स ये कितनी लिख देगा, m, इसका मास इंटू ए नॉट। क्लियर, ठीक है भाई। बट अगर सपोज मैं एक ऑब्जर्वर बैठा दूं जो इसी लिफ्ट में बैठा है, इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए नॉट है और इसका खुद का भी एक्सेलरेशन ए नॉट है ऊपर की तरफ, तो इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, और इनटू मास करोगे तो जीरो बोलेगा, ये तो बोलेगा कि फोर्स जीरो है ना। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे, तो यही बस मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि इसके लिए फोर्स अलग है, इसके लिए फोर्स अलग है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम बोलेंगे जिसको देख रहे हैं उसका मास इंटू जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये स्यूडो फोर्स हो। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं फोर्स अब लिखना चाहूँ तो मैं कहूंगा जिसको देख रहे हैं उसका मास, यानी कि मास m, इसका खुद का मास कैपिटल M हो सकता है, उससे हमें अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। जिसको देख रहे हैं उसका मास, यानी कि ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन किसका, ए नॉट, ठीक है। तो इसके हिसाब से, जैसे इसके हिसाब से जो ब्लॉक पर नेट फोर्स था वो ऊपर की तरफ था एम ए नॉट, एम ए नॉट। इसके हिसाब से देखोगे तो एक एम ए नॉट तो है ही है इस ब्लॉक पर, क्योंकि वो तो है ही है, ए नॉट से ऊपर जा रहा है, बट एक स्यूडो फोर्स और लग जाएगा एम ए नॉट का, क्योंकि जो इसका, जिसको देख रहे हैं उसका मास और जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन पलट करके ऐड करना था, यहाँ पर एक माइनस और लगेगा, ये स्यूडो फोर्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑब्जर्वर, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जर्वर की वजह से, आप सेकेंड ऑब्जर्वर की को कैसा दिखेगा, पूरा सीन दिखा देता हूँ। ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स तो है ही है जो इस पे रियल फोर्स है एम ए नॉट, क्योंकि ऊपर की तरफ ये ए नॉट से जा ही रहा है, बट एक सूडो फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, मास, जिसको देख रहे हैं उसका मास, यानी कि ये एम, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है, ए नॉट, ठीक है। ये पलट करके ऐड करना है, तो इसलिए इसको नेट फोर्स तो जीरो ही दिख रहा है, ठीक है। अब एक तीसरा ऑब्जर्वर लेता हूँ, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तीसरा ऑब्जर्वर है ये, जो कि ऊपर कुछ एक्सेलरेशन ए वन से जा रहा है, तो इसके लिए हम कैसे, और इसका खुद का मास कैपिटल एम है, या चलो टू एम बोलता हूँ, टू स्मॉल एम है। तो अब इसके लिए अगर मैं इस ब्लॉक की एनालिसिस करूँ तो इसको कैसा दिखेगा, पिंक कलर से बना रहा हूँ थर्ड ऑब्जर्वर के लिए। इस तरीके का ब्लॉक है, तो एक तो उस पर रियल फोर्स होगा जो कि ऊपर की तरफ आई है एम इंटू ए नॉट, और स्यूडो फोर्स जो इसको दिखेगा वो कितना होगा, जिसको देख रहे हैं उसका मास, यानी कि ये स्मॉल है, भले उसका खुद का मास टू एम है, उससे हमें मतलब नहीं है, जिसको देख रहे हैं उसका मास इंटू जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन पलट करके, यानी कि ए वन को पलट करके माइनस ए वन। ये बेसिकली माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि पलटना तो हमने कर ही दिया ना, एरो पलट दिया ही है ना, उल्टा ऐड कर रहे हैं, तो ये माइनस हटा दो यार, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना क्या, कि ये हो गया ए लो, ए वन, तो इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा एम ए नॉट माइनस ए वन, ठीक है, उस थर्ड ऑब्जर्वर की वजह से। अब ए वन ज्यादा हुआ तो उल्टा आ जाएगा, वैसे कर लोगे, ठीक है, वो अपने आप प्लस माइनस एडजस्ट कर लेगा। बेसिकली फोर्स क्या लिखी हमने, एम ए नॉट प्लस एम माइनस ए वन, समझे क्यों ये माइनस कैसे, क्योंकि ये पलट के उल्टी डायरेक्शन में है ना यार। अब ये इतनी बार, अब मेरे को शायद ये चीज इतनी बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं पहले बहुत बार हम लोग वेक्टर्स कब से करते आ रहे हैं यार, तो वही चीज है, ठीक है। तो ये हो गया, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई डाउट ना हो, है ना, इस तरीके से एम ए नॉट प्लस एम इंटू माइनस ए वन, ये हो गई इस पर नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर नंबर थ्री, थर्ड ऑब्जर्वर के हिसाब से। ऐसे हर ऑब्जर्वर के हिसाब से डिफरेंट फोर्सेज होंगी,
तो वो हम, हाँ तो यार मैं वही कह रहा था कि हर ऑब्जर्वर के हिसाब से एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी। वो हम उस हिसाब से देख लेंगे, उसका खुद का एक्सेलरेशन पलट करके ऐड कर देंगे। और मास तो जिस बॉडी को देख रहा है उसी का देंगे। तो ये चीज बस ध्यान रखना कि जिसको देख रहा है उसका मास इंटू जहां से देख रहा है उसका एक्सेलरेशन, यही होता है तुम्हारा सूडो फोर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसमें और कोई बताने की जरूरत नहीं है। बाकी अब मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसमें। सूडो फोर्स से क्वेश्चन ज्यादा था, तुम कंस्ट्रेंट यूज करके भी कर सकते हो। बाकी सूडो फोर्स यूज करके करोगे तो वैसे भी कर सकते हो। तो वो अब हम देखेंगे कैसे कैसे इससे क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, ठीक है। ये तुम्हारी एरोडोफ का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर है ये तुम्हारा 1.80, यानी फर्स्ट चैप्टर का 80th क्वेश्चन, एरोडोफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो प्रिज्म वन विद बार टू, प्रिज्म वन विद बार टू of mass small m, of mass small m, placed on it, gets a horizontal acceleration w, gets a horizontal acceleration w, जिसको हम a बोल रहे हैं, ठीक है। ये मैं कई बार कर चुका हूँ, इसमें w यूज करता है बट हम लोग a से ज्यादा यूज हुए तो a ही लेंगे। w a directed to the left, directed to the left, अभी फिगर बना रहा हूँ तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। At what maximum value of this acceleration, at what maximum value of this acceleration, what maximum value of this acceleration, will the bar be still stationary, will the bar be still stationary related to the prism, related to the prism, if the coefficient of friction between them, if the coefficient of friction between them k is less than cot alpha। ठीक है, फिगर बनाते हैं। तो इस तरीके का एक वेज गिवन है। हाँ तो यार इस तरीके का एक वेज गिवन है, ठीक है। इसका एंगल है अल्फा हॉरिजॉन्टल से, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और इस पर इस तरीके से ब्लॉक रखा है, इसको वन बोला हुआ है, और इसको टू बोला हुआ है। ठीक, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो एक बार तुम ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताता हूँ।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिज्म वन विद बार टू ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन इट गेट्स अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ओमेगा, या फिर ये मैंने ए बोल दिया, ए डायरेक्टेड टू द लेफ्ट, एट व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन विल द मतलब इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। एट व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन विल द बार बी स्टिल स्टेशनरी रिलेटेड टू द प्रिज्म। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या। ये बोल रहा है कि इसको हमने प्रिज्म को कुछ इस तरफ एक्सेलरेशन दे दिया, सपोज ए। ठीक है, तो उस ए की वजह से यहाँ पर जो है एक नॉर्मल आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो मैं इसको लिखता हूँ ये नॉर्मल, जो कि इस वाले ब्लॉक पर, अभी मैं केवल ब्लॉक पर देख रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक का वेट होगा, जो कि मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एम जी ऐसे। ठीक, और ब्लॉक पर क्या फोर्स हो सकता है, अब देखो, है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एम जी का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। तो ये वाला तो इससे बैलेंस आउट होगा, उसको तो अभी हमें देखना ही नहीं है। जो इधर आएगा इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, है ना। और फ्रिक्शन इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, है ना। ठीक है, समझ में आई ये बात। ठीक है, तो फ्रिक्शन को अपोज करने की कोशिश करेगा। बट एक चीज ये कह रहा है कि के लेस देन कॉट अल्फा, मतलब ये एमजी इस पर भारी पड़ेगा और ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा। बट अब हमने देखा कि एक हमने इसको एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, विच मीन्स कि इसके पास भी नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए होगा, है ना। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके दो मेथड है, एक तो स्यूडो फोर्स वाला मेथड है और एक और मेथड है। पहले स्यूडो फोर्स वाला मेथड से बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्यूडो फोर्स पढ़ा है। तो इस पर एक फोर्स और, अगर मैं प्रिज्म के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, तो एक और फोर्स कौन सी, मैं स्यूडो फोर्स जो लगाऊंगा वो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके की लगेगी। जिसको देख रहे हैं उसका मास, यानी कि सेकंड का मास जो कि है तुम्हारा, कितना दिया हुआ है, स्मॉल एम दिया हुआ है ना। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना हो गया E। ठीक है, तो ये इस पर एक स्यूडो फोर्स भी हो जाएगी, है ना। उसके अलावा अब देखो फ्रिक्शन के पास दो ऑप्शन है। अगर तुम ध्यान देखो तो अब तुम्हारा इस स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, और mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो अगर ये स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट, क्योंकि ये स्यूडो फोर्स को तुम बढ़ा सकते हो, है ना। तो अगर ये स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट इस mg से कम है ना, तब तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ था कि फोर्स की एक रेंज आएगी बेसिकली, है ना। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो एक बार मैं इसको बना के दिखाता हूँ, बाकी हम सॉल्व दूसरे डायरेक्शन में सॉल्व रिजॉल्व करके करेंगे। तो भी मैं इन दोनों के कंपोनेंट लेता हूँ जरा, एमजी के और एमए के। ठीक है, तो इस फिगर को नीचे ले लेते हैं, फिर वहां पे मैं तुम्हें अलग से दिखाता हूँ पूरा सिनेरियो कॉपी वर्क में। ठीक है, तो ये इस तरीके का सिनेरियो है। अब जरा मैं इस एमजी और एमए के प्रिज्म के अलॉन्ग और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेता हूँ जरा। तो ये आएगा एक एमजी का कंपोनेंट इधर, इसको मैंने बोला कितना, ये हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा है ना, तो हो जाएगा एम जी साइन अल्फा। और इधर आएगा एम जी कॉस अल्फा। जरा एम ए के कंपोनेंट लेते हैं। हाँ, तो एम ए का कंपोनेंट हम ले रहे थे, एक मिनट यार, जरा इसको ढंग से बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इस एम ए का कंपोनेंट लेंगे तो एक इधर आएगा ऊपर, और ये एंगल भी अल्फा ही है क्योंकि ये अल्फा है, तो हो जाएगा एम ए कॉस अल्फा। और इधर एक आएगा एम ए साइन अल्फा, इधर बना देता हूँ आगे, एम ए साइन अल्फा। तो अब एक चीज तुम ध्यान दो, अगर तो एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस अल्फा, ये जो ये वाली डायरेक्शन है पूरी, ये नॉर्मल से बैलेंस आउट हो जाएगी। ठीक है, वो एक अलग चीज है ना, वो भी हम लिखेंगे। और जो इधर है, अब तुम एक चीज ध्यान दो कि अगर ये एम जी साइन अल्फा एम ए कॉस अल्फा से ज्यादा है, तो तुम्हारा फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब एक चीज है कि ये ए का हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मतलब ए को हम वेरी करा सकते हैं, तो ए की एक रेंज आएगी। तो मिनिमम ए कितना चाहिए हम इसको रोक सकें, अगर फ्रिक्शन यहाँ लग जाए, ये हमने इस तरीके क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर फ्रिक्शन भी ऐसे लग जाए, तो फ्रिक्शन प्लस एम ए कॉस अल्फा मिल करके एम जी साइन अल्फा को रोक दें, और ये ब्लॉक रेस्ट पर आ जाए। मतलब फॉर ए मिनिमम, है ना, हम ये लिखेंगे फॉर ए मिनिमम फ्रिक्शन जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं पूरा डिटेल नहीं करूंगा इसका। ठीक है, फ्रिक्शन ऐसे ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, और हम कहेंगे कि एम जी साइन अल्फा वो बराबर हो जाए फ्रिक्शन प्लस एम ए कॉस अल्फा के। तो जब ऐसा होगा तो इससे तुम्हारी एक एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी, जो इस क्वेश्चन में पूछी नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे, बट तुम निकाल सकते हो। इस तरीके के रेंज वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो वो तुम कर लेना, वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है ए मिनिमम, और निकाल करके आंसर कमेंट करके जाना कि क्या आया। ठीक है, अब ए मैक्सिमम की बात करते हैं, जो हमसे पूछा है। मैक्सिमम क्या होगा, अब इस एक्सेलरेशन को हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, देखो अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है,
एक बार तुम्हें दिखाता हूँ कि इस तरीके से तुम्हारा एम जी कॉस एम जी साइन अल्फा लग रहा है, एम ए कॉस अल्फा लग रहा है, और एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन लग रहा है। तो अगर ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई जब ये दोनों मिलकर के जस्ट इसके बराबर हुए, ठीक है। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सेलरेशन को बढ़ाऊंगा तो ये पूरी फोर्स बढ़ेगी एम ए कॉस अल्फा, तो ये बढ़ती गई तो फ्रिक्शन घटता गया। तब वो अगर ये दोनों मिला करके 10 न्यूटन थे और ये 10 न्यूटन है, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, 10 में से मान लो ये 6 था, ये 4 था, ठीक है। तो अब मैंने इसको 6 से 7 कर दिया तो फ्रिक्शन 3 हो जाएगा। इसको मैंने 7 और एक बढ़ा दिया, 8 कर दिया तो ये 2 हो जाएगा। इसको 9 कर दिया तो ये 1 हो जाएगा। और ऐसे करते करते अगर मैं ए को बढ़ाते बढ़ाते इतना ले गया कि एम ए कॉस अल्फा एम जी साइन अल्फा के बराबर हो गया तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। क्या ये मैक्सिमम वाला केस है? नहीं। अब क्या होगा, मैं और बढ़ाऊंगा, सपोज दोनों अब एम ए कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा दोनों मिला करके 10 न्यूटन हो गए, तो फ्रिक्शन है ही नहीं। बट एक्सेलरेशन को मैंने और बढ़ाया ए को, और ये 11 न्यूटन हो गया, ये 11 न्यूटन हो गया, ये 10 है, तो अब फ्रिक्शन बेचारा ऐसे लगने लगेगा 1 न्यूटन का। फिर इसको मैंने 12 किया, ये 10 ही है, तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन का इधर की तरफ, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक लगेगा। तब तक ये, जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर इधर लगने लगेगा, फ्रिक्शन और एम जी साइन अल्फा मिल करके एम ए कॉस अल्फा के बराबर हो, उस केस पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो होगा जब ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेंगे। तो अगर हमने उससे ज्यादा इस ए को बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन और एम जी साइन अल्फा दोनों मिल करके भी अगर नहीं रोक पाए तो फिर तो ब्लॉक मूव कर ही जाएगा। तो वही है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए क्या कहेंगे हम, फॉर ए मैक्स सीन क्या बनेगा। ये समझ में आया ना कि हम जैसे जैसे ए को बढ़ाएंगे ये एफ पहले कम होगा, फिर ये एफ जीरो होगा, फिर ये इस तरफ लगना चालू होगा। अब जब ये इस तरफ लगना चालू हो ही गया तो ये हो गया एम जी कॉस अल्फा, है ना। नहीं, एम जी साइन अल्फा था ना यहाँ, सॉरी, एम जी साइन अल्फा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अपनी पूरी जान लगा देगा मैक्सिमम वैल्यू, और इस तरफ तुम्हारे पास रहेगा एम ए कॉस अल्फा, एम ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो जब ये दोनों मिला करके एम ए कॉस अल्फा के बराबर होंगे वो मैक्सिमम वैल्यू का। अब इसके बाद अगर मैंने एक को और बढ़ाया ना, सपोज ये एम ए कॉस अल्फा इन दोनों को मिला करके 15 न्यूटन है, और ये भी 15 न्यूटन हो चुका है। अब मैंने एक और बढ़ाया और ये 16 न्यूटन चला गया, तो नेट इधर 1 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता और ये तो कांस्टेंट है ही। तो अब ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो मैक्सिमम वाला केस वही है जब फ्रिक्शन और एम जी साइन अल्फा मिल करके एम ए कॉस अल्फा के बराबर हो। तो लिख देंगे एम ए कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा एम जी साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। और यही ए मैक्स हमें निकालना है, ये ए की जो वैल्यू आएगी वही ए मैक्स होगी। तो ठीक है, लिखते हैं एम ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू नॉर्मल प्लस म्यू नॉर्मल। अब नॉर्मल की वैल्यू हमने कहाँ से लिखी थी, अब इसका यूज आएगा। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई relative कोई मोशन है ही नहीं। तो अब ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू, नॉर्मल की वैल्यू क्या है, यहाँ ऊपर लिखी है हमने एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा, एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा, और ये है तुम्हारी एम ए कॉस अल्फा के बराबर। ठीक। तो सारे एम काट दूं क्या, एम एम एम, तो यहाँ से मैं लिखूंगा अगली लाइन में ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा प्लस म्यू ए साइन अल्फा। जरा ये ए वाले टर्म एक तरफ ले लूं तो ए कॉस अल्फा माइनस म्यू ए साइन अल्फा वुड बी इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा। यहाँ से मैं लिखूंगा ए कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू जी, कॉमन ले लिया इधर आएगा साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी जी इंटू में साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगी ए की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो जो हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। शायद इरडोव में ये tan cot के टर्म में दिया होगा, तो एक बार cos से डिवाइड कर लोगे ऊपर नीचे तो ऊपर बचेगा साइन अपॉन कॉस tan अल्फा प्लस म्यू, क्योंकि cos को cos से डिवाइड किया, अपॉन नीचे आएगा cos को cos से डिवाइड किया 1 माइनस tan अल्फा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, tan के टर्म में आ गया, cot के टर्म में पूछा है तो वैसे दे दो, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ये हो गया ए मैक्सिमम। सिमिलरली ए मिनिमम तुम्हारा होमवर्क है।
ठीक है। और अगर इसी में मैं पूछूं कि व्हाट वैल्यूज ऑफ एफ, मतलब कौन कौन से एफ की रेंज एक होगी बेसिकली एक्सेलरेशन ए मिनिमम से, ए बिलोंग्स टू ए मिनिमम टू ए मैक्सिमम, इतने जितने भी एक्सेलरेशन अगर ये होंगे, फॉर दीज एक्सेलरेशन, फॉर दीज एक्सेलरेशन देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन वन एंड टू, मतलब प्लेज और ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो ये तुम बेटर क्वेश्चन ये हो सकता था कि मिनिमम भी पूछता और इससे रेंज पूछता, मतलब अगर मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 15 है, तो 5 से 15 के बीच में जितने भी एक्सेलरेशन लगाओगे उन सब के लिए ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, जो हमने ऊपर बात कर ली ऑलरेडी। और इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं, बस इसमें नई चीज क्या थी कि इसमें स्यूडो फोर्स वाला मैं तुम्हें समझाना था कि बेसिकली इस ब्लॉक पर एक फोर्स और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इसका जो ऑब्जर्वर है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम सारी बात कर रहे हैं, वेज के रिस्पेक्ट में, इस वेज के पास खुद एक एक्सेलरेशन ए होगा। हाँ, तो यार यही कह रहा था कि इसमें बस एक एक्सेलरेशन, यही मतलब हमें ध्यान रखना है कि वेज के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा है तो एक स्यूडो फोर्स एम ए ऐड होगा इस तरीके से। और उसके बाद जो बाकी का पूरा पार्ट है कि फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, क्या रेंज क्यों आएगी एक्सेलरेशन की, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो वो पुराने वीडियोस में जाकर के देखना, वहाँ और डिटेल में यही चीज की बात की थी मैंने। पर आज भी मैंने पूरी तरीके से समझा दिया है, ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं यार, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है तुम्हारा 1.81, मतलब उसी के जस्ट बाद का क्वेश्चन है। एक मिनट यार, 1.81 इरोडोव। ठीक है, तो देखते हैं यार क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रिज्म वन ऑफ मास m1, प्रिज्म वन ऑफ मास m1 with an and with angle alpha, and with angle alpha rests on a horizontal surface। अभी फिगर भी दिया है, मैं बना रहा हूँ। rests on a horizontal surface bar 2 of mass m2, bar 2 of mass m2, ठीक है, is placed on the prism, is placed on the prism, assuming friction to be negligible, assuming the friction to be negligible, assuming the friction to be negligible, find acceleration ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का एक्सेलरेशन बताना है, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, फिगर बना देता हूँ। फिगर बेसिकली वही है जो पिछले क्वेश्चन में भी था। ठीक है, इस तरीके का वन, ये हो गया सरफेस तुम्हारा, और इस पर इस तरीके से टू ही ब्लॉक रखा है। ये फिगर है, ये एंगल अल्फा है, और ये तुम्हें वन का मास m1 दिया है और टू का मास m2 दिया है। और इस पे ऐसे रखा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म बताना है जब इसमें फ्रिक्शन नहीं है कहीं पर भी। और क्या कहते हैं, इस तरीके से। तो ठीक है यार, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी वही तुम्हारा स्यूडो फोर्स वगैरह लगेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं बोल रहा है प्रिज्म वन ऑफ मास m1 एंड विद एंगल अल्फा रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बार टू ऑफ मास m2 इज प्लेस्ड ऑन द प्रिज्म। ठीक है, तो इन दोनों का मास m1 m2 दिया हुआ है इस तरीके से। अज्यूमिंग द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म। तो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, दोनों ही कांटेक्ट में, दोनों दो कांटेक्ट है, एक ये वाला मतलब ये ब्लॉक और प्रिज्म का, और एक ये वाला, दोनों ये सरफेस वाला। तो ये दोनों में ही तुम्हारा जो है एक्सेलरेशन जीरो है। तो अपने को बोल रहा है, सॉरी, दोनों में तुम्हारा फ्रिक्शन जीरो है, तो तुमसे बोल रहा है प्रिज्म का एक्सेलरेशन निकालना। तो आओ देखते हैं। तो इस फिगर को नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं तो यहीं से कॉपी कर लूंगा, तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, ये आ गया तुम्हारा फिगर, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, है ना, इस तरीके से ये है फिगर। तो अब ध्यान से देखोगे अगर, तो
ये जो प्रिज्म है ये किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अगर मूव करेगा भी तो इस डायरेक्शन में, मतलब इससे उल्टा भी कर सकता है, बट उल्टा दिख रहा है जनरली नहीं होगा, और अगर है भी तो माइनस में आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो इसके एक्सेलरेशन को मैं am1 बोल दूं, इस तरीके से इस तरफ, है ना। तो ये है, यही am1 अपने को निकालना है। चलो देखते हैं। अब पहले एफबीडी बनाकर देखते हैं ना, तो इस ब्लॉक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्लॉक का एफबीडी में बना रहा हूँ येलो कलर से। तो एक तो इस पर लग रहा होगा इसका M2G, जो इसका वेट है, और एक इस सरफेस से इस पे लग रहा होगा इस तरीके से नॉर्मल, ऐसे दिखा रहा हूँ 10। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा क्या कोई और फोर्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पर, बस इतना ही है। और अब अपने प्रिज्म को देख लेते हैं यही साथ साथ। प्रिज्म का ब्लू कलर से बना रहा हूँ, तो यही इक्वल अमाउंट का नॉर्मल इस प्रिज्म पर ऐसे लग रहा होगा N। इसके अलावा इसका वेट होगा M1G, और इसका ग्राउंड से एक नॉर्मल मिल रहा होगा जिसको मैं कुछ N डैश बोल दे रहा हूँ, जिसका अपने को काम नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं है। प्रिज्म जमीन को फाड़ के नीचे तो चला नहीं जाएगा, तो वैसे ही रहेगा, तो ये ऐसा है। ठीक, अब एक काम करते हैं, पहले प्रिज्म की एनालिसिस कर लेते हैं। तो प्रिज्म पर जो है ये दोनों फोर्स तो वर्टिकल है, इस फोर्स का हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लें एन वाली फोर्स का। तो लेते हैं यार। तो एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा इस तरीके से, और एक कंपोनेंट इसका इधर नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये कितने कितने हैं ये देखते हैं। तो अगर तुम इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दो, तो यहाँ से देखोगे ये वाला एंगल तुम्हारा 90 माइनस अल्फा बन जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा अल्फा बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो नीचे की तरफ कंपोनेंट आ रहा है ये हो जाएगा तुम्हारा एन कॉस अल्फा, और जो ये कंपोनेंट है ये हो जाएगा तुम्हारा एन साइन अल्फा। ठीक है। तो अब इस प्रिज्म के लिए अगर मैं देखूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस अल्फा, एक मिनट दिखा रहा हूँ, एन कॉस अल्फा है, M1G है, जो कि एन डैश से बैलेंस हो जा रहा है। तो इसका अपने को काम नहीं है, इस इक्वेशन को लिख सकते हो, बट इसका कोई काम नहीं है। और एक्स डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है एन साइन अल्फा, और एन साइन अल्फा ही इसको इस am1 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करा रहा है। तो इक्वेशन लिखेंगे एन साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसका मास कितना था M1, और एक्सेलरेशन हमने माना है am1। ठीक है, एक मिनट यार क्या हो गया, कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ am1, ठीक है, ये हो गया अपना। और ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना, सबस्क्रिप्ट में am1, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई एक। अब हम बात करते हैं ब्लॉक की, तो ब्लॉक को सेपरेटली बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके। ये है तुम्हारा ब्लॉक, और ये तुम्हारे प्रिज्म का सरफेस। ठीक है, इसको नीचे ऐसे थोड़ा सा मैंने जगह बना दी है, ठीक है। बाकी फ्रिक्शन तो है नहीं। ये तुम्हारा प्रिज्म का सरफेस है, ये वाला। एक मिनट यार, इसको छोड़ो, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। इस तरीके से, और ये एंगल तुम्हारा अल्फा गिवन है। ठीक है। अब हमने बोला कि इस पर एक फोर्स ये था, इसका वेट जो कि हमने बोला था M2G। एक फोर्स ये था नॉर्मल। ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ से दो मेथड है। ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था, दो मेथड से कर सकते हो। तो एक से मैंने कराया था सूडो फोर्स वाले से, है ना, और दूसरा मैंने तुम्हें कहा था अपने आप से ट्राई करना। तो ढूंढना क्या हो सकता है, तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, तो उसको मैं आज दूसरे मेथड से बताऊंगा भी। तो इसमें भी वही चीज है। तो पहले मैं सूडो फोर्स वाले से बताता हूँ, ठीक है। तो मेथड वन है हमारा सूडो फोर्स वाला। सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स वाले मेथड में हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम एक काम करेंगे, हम प्रिज्म पर बैठकर ब्लॉक को देखेंगे, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि प्रिज्म पे बैठकर अगर ब्लॉक को देख रहे हो तो ब्लॉक के पास एक ही डायरेक्शन में मोशन है। ब्लॉक केवल इस पे ऊपर या नीचे स्लाइड कर सकता है, जो कि दिख रहा है कि नीचे ही स्लाइड करेगा। हाँ, तो यार मैं ये कह रहा था कि स्यूडो फोर्स वाला मेथड हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें को पता है कि जो हमारा प्रिज्म है ये इधर की तरफ am1 एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अगर हम इसको रोक दें तो इसको और इसको भी हम इधर am1 एक एक्सेलरेशन दे देंगे, है ना। तो इस केस में अगर हमने इस प्रिज्म को रोक दिया तो इस ब्लॉक के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इधर जा सकता है। इस डायरेक्शन में उसका मोशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिख ही रहा है नेट फोर्स इधर आएगी, जो कि इस नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगी। वो जनरली ग्राउंड फ्रेम में तो इधर भी मूव कर रहा होगा, बट हम प्रिज्म के फ्रेम में अगर देखें, प्रिज्म पे बैठ जाएं और वहां से एनालिसिस करें, तो केवल इस डायरेक्शन में ये मोशन कर सकता है। तो अब हम प्रिज्म पे बैठ गए, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स और आएगा, उस स्यूडो फोर्स मैं बनाने जा रहा हूँ। तो जिसको देख रहे हैं उसका मास, और जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ am1 था, पलट करके ऐड करना होता है। तो डायरेक्शन तो ये हो जाएगी सिंपल। और जिसको देख रहे हैं उसका मास यानी कि m2, और एक्सेलरेशन इसका लेंगे am1। ये हो गई तुम्हारी स्यूडो फोर्स, है ना। ये एक और फोर्स हो गई, है ना। अब अपने को एक चीज पता है कि जब हम इस पर बैठ गए हैं प्रिज्म पर, है ना, इस प्रिज्म को कंप्लीट ही कर दूं क्या, फालतू कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। जब हम इस प्रिज्म पर ऐसे बैठ गए हैं, है ना, तो अब इस ब्लॉक का मोशन केवल इस डायरेक्शन में है।
तो वाई डायरेक्शन में फोर्स को हम इक्वेट करते हैं पहली बात। तो एक काम करते हैं, सारी फोर्सेस को ना हम इसी डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं पहले, तो है ना। तो अपनी स्यूडो फोर्स लेंगे सबसे पहले, स्यूडो फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो इसका जो है एक कंपोनेंट ऐसे नॉर्मल के अलोंग इसी डायरेक्शन में आएगा। इसको मैं जरा एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। और एक कंपोनेंट इसका इसके पर हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, मतलब बस अपने इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अभी कितने कितने होंगे इसको देखते हैं, है ना। आप ध्यान से देखो, तो ये एंगल अल्फा है, कैसे, तो तुम ध्यान से देखो अगर, तो बेसिकली ये और ये पैरेलल है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे ऐसे बनाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी अल्फा बनेगा क्योंकि ये अल्फा है। सिमिलरली ये भी वहीं पे हमने पैरेलल बनाया, तो ये भी अल्फा है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा तुम्हारा। तो अब हम लिख सकते हैं, ये वाली फोर्स हमारी हो जाएगी कितनी, M2 A m1 कॉस अल्फा, ठीक है। और ये वाली कितनी हो जाएगी, M2 A m1 साइन अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस हमने बना ली। अब वेट के कंपोनेंट, ये M2G के कंपोनेंट ले लें, है ना। तो इसका भी क्या सीन है कि एक कंपोनेंट आएगा इस साइड ऐसा, है ना, और एक कंपोनेंट आएगा इधर इसके आगे ऐसा। अब वही एंगल देखना है ना। एक काम करता हूँ, एंगल देखने के लिए मैं जो ये वाली लाइन है इसके पैरेलल में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एंगल है 90 माइनस अल्फा, ये एंगल है अल्फा, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो जो तुम्हारा ये वाला एंगल है, क्या ये भी अल्फा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो जो तुम्हारा कंपोनेंट, वैसे तुम ये वेट का कंपोनेंट तो करते ही रहते हो यार, तो वही चीज है, ये हो जाएगा तुम्हारा M2G कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा तुम्हारा M2G साइन। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, M2G कॉस अल्फा, M2G साइन अल्फा, ये सारी फोर्स हमने एक्स वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर ली। तो अब इस प्रिज्म का जो है, अगर मतलब इस प्रिज्म पर अगर हम बैठे हुए ब्लॉक को देख रहे हैं, तो ये पूरा एनालिसिस है। तो इसमें ये जो है, इस तरफ तुम्हें दिख रहा होगा एक नेट एक्सेलरेशन आ रहा है, और वही एक्सेलरेशन है इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना। बट वो हमसे पूछा नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन हो सकता था कि हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज पूछ लेता, तो वो एक क्वेश्चन हो जाता। और अगर विद रिस्पेक्ट टू वेज निकाल लेते तो इसका ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन पूछ सकता था, वो तुम इसका यूज करके, इसका एक्सेलरेशन यूज करके फिर लिख लेते, तो वो भी एक क्वेश्चन हो सकता था। बट अभी हमसे बहुत सिंपल चीज पूछा है, केवल ये AM1 पूछा है। तो एक काम करते हैं, वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है ना, वही क्वेश्चन लिखते हैं। तो वाई डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस इक्वेट कर दो। तो इधर मतलब, सॉरी, हाँ, तो इस डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है जो कि है तुम्हारा M2G cos अल्फा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे M2G cos अल्फा इज इक्वल टू, ये ऊपर की तरफ दो फोर्स है N और M2 AM साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू N प्लस M2 AM1 साइन अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से लिख लेता हूँ, N साइन अल्फा इक्वल टू M1 AM1, ठीक है। तो N साइन अल्फा इज इक्वल टू M1 A of M1, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन में अननोन क्या है, AM1 अननोन है बस, और N अननोन है ना। AM1 और N, बाकी सब तो नोन ही है, तो टू इक्वेशन टू अननोन। अपने को चाहिए क्या, AM1 चाहिए, तो N को एलिमिनेट करना है। तो एक काम करता हूँ, N की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से लिखता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ N इक्वल टू M1 AM1 अपॉन साइन अल्फा, और इसको उठा करके इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ M2G cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, N की वैल्यू मैंने लिख ली M1 AM1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस M2 AM1 साइन ऑफ अल्फा। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से बस AM1 की वैल्यू लिखनी है, वही हमारा आंसर है। तो एक काम करता हूँ मैं, M2G cos अल्फा तो उधर है ही है, ठीक है। M2G cos अल्फा इज इक्वल टू, AM1 कॉमन लिया अगर मैंने, तो अंदर आएगा M1 अपॉन साइन अल्फा प्लस M2 साइन अल्फा, इस तरीके का। साइन अल्फा एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से, तो AM1 एलसीएम लिया साइन अल्फा, तो ऊपर बचेगा M1 प्लस M2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा M2G cos अल्फा के बराबर, है ना। अब AM1 की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूंगा, तो हो जाएगी M2G cos अल्फा, और ये साइन अल्फा जब ये ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा, और जो इधर न्यूमरेटर था वो पूरा नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहीं पर यही तुम्हारा आंसर है। बाकी इसको तुम्हारी बुक के फॉर्मेट में ऐसे दिया है कि ऊपर नीचे M2 से डिवाइड कर लो, अपॉन M2 तो जो तुम्हारे, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा M2, दोनों ऊपर नीचे M2 से डिवाइड कर लो, तो तुम्हारा बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा तुम्हारे पास G cos अल्फा साइन अल्फा
अपॉन नीचे आएगा तुम्हारा, ये पूरा एक एक को डिवाइड करोगे, M1 प्लस ये M2 डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। यही आंसर तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको तुम कर सकते थे। अब जरा इसका मेथड 2 बताता हूँ तुमको, जो कि है तुम्हारा कंस्ट्रेंट वाला मेथड। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं एक बार फिर से डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक स्यूडो फोर्स दिखाया था ना, तो दिखाता हूँ तुमको, चलो ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये था वेज, और इसके ऊपर था यहाँ से यहाँ ब्लॉक, ऐसा, है ना। ठीक है, तो देखो वेज का तो कुछ चेंज नहीं होगा। वेज का तो जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी, वो मैं दोबारा नहीं लिख रहा। जो ऊपर मैंने वेज जैसा सॉल्व किया था, तो हमारा आया था एन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए कैपिटल एम ए एम वन। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया था M1 सॉरी, ये M1 था ना इसका मास। तो ये एक इक्वेशन तो अपने पास एज इट इज वैसे ही रहेगी, क्योंकि इसमें हमने स्यूडो फोर्स वगैरह यूज भी नहीं किया था। ये जनरली ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस किया था, और ये तुम्हारा सेम था। ठीक है, अब इसमें हम बिना स्यूडो फोर्स के एनालिसिस करेंगे ब्लॉक में। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, तो इसकी फिर से मैं अब की बार वेट को सीधा कंपोनेंट्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, M2G कॉस अल्फा। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा M2G साइन अल्फा, और ऊपर की तरफ तुम्हारा आएगा नॉर्मल एन। ठीक है, ये तीन ही फोर्सेस थी इस पर। बाकी हमने स्यूडो फोर्स लगाया था, बट अब मैं वो नहीं ले रहा। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, बेसिकली अब तुम्हें पता है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में तो होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, तो मतलब जनरली दोनों डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। तो वो हम मानेंगे। तो सपोज मैंने इस डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन को बोल दिया AY, और इस डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन को मैंने बोल दिया AX। ठीक है, तो अब इक्वेशंस क्या बनेंगी, इधर तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन ये है केवल M2G साइन अल्फा इज इक्वल टू M2AX। ठीक है, वाई डायरेक्शन में तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी, मैंने AY नीचे की तरफ माना है, ये उल्टा होगा। अगर माइनस में आ गया तो मतलब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं बोलूंगा M2AY इज इक्वल टू M2G कॉस ऑफ अल्फा माइनस नॉर्मल। ठीक है, तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। इसका अपने को एज सच काम नहीं है, क्योंकि देखो इसमें AX आ जा रहा है। AX अपने को निकालना होता तो हम इसको यूज करते, तो ये इक्वेशन हमारे काम की नहीं है। जैसे ऊपर भी हमने उस डायरेक्शन में इक्वेशन नहीं लिखी थी। तो अपने पास एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। बट अब प्रॉब्लम क्या है ना, पहले हमारे पास टू इक्वेशन टू अननोन बन जा रहा था यहाँ पर। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक अननोन आएगा n, है ना, एक अननोन आएगा AM1, और इस वाली इक्वेशन में देखोगे तो एक अननोन और आ गया AY, है ना, और n तो इसमें है ही है। तो बेसिकली तीन अननोन हो गए अपने पास। तो अब अपने पास प्रॉब्लम क्या हो गई, टू इक्वेशन थ्री अननोन। ठीक है, ये है। तो ये हो गया टू इक्वेशन थ्री अननोन, है ना। अब क्या करें, एक इक्वेशन और लिखनी है, क्या बचता है भाई, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि अगर ये दोनों कांटेक्ट में हैं, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सीलरेशन तुम्हारा जो है सेम होगा। तो इसका तो कॉमन नॉर्मल तो यही वाला है। ठीक है, तो इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसका एक्सेलरेशन है AY, और इसका एक्सेलरेशन अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जनरली एक्सेलरेशन क्या था, है ना, इसका एक्सेलरेशन इधर जो था, एक मिनट यहाँ सीधे यहाँ बना दूं क्या, थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपना काम। इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये AM1, और जो कॉमन इसके कंपोनेंट अगर मैं ले लूं, एक कॉमन नॉर्मल के अलोंग और एक इधर आएगा, है ना। तो इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसका कंपोनेंट लिखते हैं यार, है ना। तो कैसे लिखेंगे, एक काम करता हूँ, ये अल्फा था, ये भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा है ना। ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा है ना। तो मैं एक चीज देख सकता हूँ कि इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा AM1 का, एक इधर आएगा, इसको रिजॉल्व करता हूँ, और एक इधर आएगा। तो जो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा, ये होगा AM1 कॉस 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ लिखता हूँ AM1 कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इसका क्या था AY, है ना। ये कॉस 90 माइनस अल्फा बेसिकली तुम्हारा AM1 साइन अल्फा लिख दूं इसको मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा इज इक्वल टू AY। ये एक इक्वेशन अपने पास और आ गई, तो थ्री इक्वेशन थ्री अननोन बन गई। अब इस यहाँ से मैं जब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी एक बार देखना। ठीक है, ये सेकंड वाली इक्वेशन है, मैं ये AY की वैल्यू रख रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा M2 AM1 साइन ऑफ, एक मिनट यार, थोड़ा सा नीचे लिख दूं क्या, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, M2 AY की जगह मैंने लिख दिया AM1 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू M2G कॉस ऑफ अल्फा माइनस नॉर्मल। ये हो गई इक्वेशन। ठीक, अब जरा इस इक्वेशन को देखो, और जो हम ऊपर स्यूडो फोर्स वाले मेथड से सॉल्व कर रहे थे, तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन बनी थी,
वो क्या थी, ये थी m2g cos अल्फा इज इक्वल टू n प्लस m2 am1 sin अल्फा। ठीक है, इसको देखोगे तो तुम्हारा क्या बना, एक मिनट नीचे चल रहा है। हाँ, m2g cos अल्फा इज इक्वल टू, अगर इसको चले जाओ n प्लस m2 am1 sin अल्फा, तो ये सेम वही इक्वेशन आ गई है ना, बट हम दूसरे तरीके से आए। अब की बार हमने क्या किया, सूडो फोर्स ना लगा करके कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम किया। ठीक है, इसका कंपोनेंट लिया। तो ये दूसरा मेथड है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ रखा था। बाकी इजी तुम्हें कौन सा लगा एक बार कमेंट करना, मेरे ख्याल से सूडो फोर्स ज्यादा इजी लगा होगा। ठीक है, अब एक बच्चे ने डाउट पूछा था, जो पिछले बार हमने क्लास में क्वेश्चन दिया था ना, ये वाला, ये 1। हाँ, तो यार अब मैं ये कह रहा था कि पिछले क्लास में ना एक बच्चे ने डाउट पूछा था इस वाले क्वेश्चन में 1.80 से। मैंने बोला था कि दो मेथड से कर सकते हैं, फिर मैंने एक ही से कराया था। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया था, यही स्यूडो फोर्स लगाया था। ठीक है, और उसके बाद सारी इक्वेशंस वगैरह लिखी थी, और पूरा एनालिसिस करते हुए हमने पूरा जो क्वेश्चन में पूछा था वो सारी चीजें हमने निकाली थी। ठीक है, अब उस बच्चे, एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर इसको दूसरे मेथड से भी आप बता दो कि कैसे किया, है ना। तो दूसरे मेथड में क्या करेंगे, जो भी हमने पिछला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया ना, सेम वही चीज करेंगे। ये स्यूडो फोर्स हम नहीं लेंगे, है ना। इसके फोर्सेस के लिए इसका एक कंपोनेंट ए वाई, एक कंपोनेंट ए एक्स, इस तरीके से ए एक्स ए वाई लिखेंगे। फिर जो ये वाला कंपोनेंट है, इसको इस वेज के कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा उसके बराबर करेंगे, तो अपने पास तीन इक्वेशन बनेगी। अल्टीमेटली घूम फिर के हम आ जाएंगे इन्हीं वाली इक्वेशन पे जो हमने फाइनली स्यूडो फोर्स से करी, जिसमें हमने टू इक्वेशन टू अननोन कर लिया। वो मेथड थोड़ा सा लेंदी है, और बस वही ए एक्स ए वाई लेकर के और तुम्हें इस तरीके से करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें अगर नहीं उस समय सॉल्व हुआ था तो अब हो जाएगा। ठीक है, और एक बार ट्राई करना, अब पिछला क्वेश्चन अगर तुमने देख लिया है तो उसी तरीके से ये भी होगा। ठीक है, बाकी बेटर मेथड यही स्यूडो फोर्स वाला है। ठीक है, और इससे भी तुम एक बार ट्राई कर लेना। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो तुम फिर से कमेंट करना इस बार, तो अगली क्लास में मैं सबसे पहले वही कराऊंगा। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से उसको कराने में अब टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि तुमने देख लिया जैसा पिछला क्वेश्चन है वैसे ही करना है अपने को। बस ये ए वाई और ए एक्स में लेना, और इसको, इसका जो कंपोनेंट है, इसका जो एक्सेलरेशन जो हमने ए माना था ना वेज का, उसका जो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट है उसके बराबर कर देना, तो एक क्वेश्चन और बनेगी, है ना। तो उस तरीके से फिर हम जाएंगे। तो वो थोड़ा लेंदी मेथड है, एक बार ट्राई करना पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। और अब की बार भी ना बने तो तुम कमेंट कर देना कि जो है फिर से बता दो, तो मैं अगली क्लास में से पहले इसको बता दूंगा। ठीक है, और हो जाए तो डन कमेंट कर देना कि भाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही है यार, स्यूडो फोर्स किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, और हाँ इसमें मैंने एक होमवर्क भी दिया था अगर तुम लोग को याद हो। ठीक है, तो उसका आंसर किसी ने कमेंट नहीं किया, मैं फिर से टाइम दे रहा हूँ, एक बार कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अगर कर ही लिया है तुमने तो। ठीक है, बाकी कमेंट करोगे, अगर गलत होगा तो मैं उसमें तुम्हें करेक्शन बताऊंगा क्या है। ठीक है, फिर हम डिस्कस भी कर सकते हैं उसको, अगर तुम्हें डिस्कस करवाना हो तो ये भी लिख देना कि डिस्कस कर दो इसको। ठीक है, तो ये है। तो इस क्वेश्चन में हमने, वैसे मैंने तुम्हें मेथड बता दिया था, यहाँ पे ए मिनिमम मैंने तुम्हें निकालने को बोला था, ए मैक्सिमम इसमें पूछा था। ए मैक्सिमम हमने उस दिन कैलकुलेट किया था, ए मिनिमम किसी ने मेरे को आंसर कमेंट नहीं किया। तो ठीक है यार, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंटरेस्टेड हो तो आंसर कमेंट करना यार, कि अगर तुमने सॉल्व किया होता तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें बेसिकली पढ़ना है टेंशन विद फ्रिक्शन। अभी तक हमने टेंशन और फ्रिक्शन अलग अलग देख लिया। अब टेंशन और फ्रिक्शन अगर साथ में आ जाए तो प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज अभी अपने को टैकल करनी है। तो एक दो क्वेश्चन मैं अपने करवाऊंगा जिनसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आज हम इरडूफ के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक दो क्वेश्चन मैं अपने कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम इरडूफ के करेंगे, ताकि इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उससे तुम और ज्यादा उसको मतलब उससे मास्टरी कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है, तो पहले ऐसे फिगर ड्रॉ कर लो। ये एक सरफेस गिवन है, ये है ब्लॉक ए। ठीक है, इसके आगे इस तरीके से स्ट्रिंग से ये अटैच्ड है, और ये है तुम्हारा ब्लॉक बी। और ब्लॉक बी को हम एक F4 से खींच रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, बाकी ए और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू 1, वो हो जाएगा तुम्हारा 0.6। और बी और सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 2, वो हो जाएगा तुम्हारा 0.5। तो दोनों जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट है। ठीक है, ए का मास तुम्हें गिवन है कितना, 5 kg, और बी का मास तुम्हें गिवन है कितना, 10 kg। ठीक है, इसमें बेसिकली फ्रिक्शन भी है, और दोनों स्ट्रिंग के बीच में टेंशन भी, वो जो ए और बी के बीच में स्ट्रिंग है उसमें टेंशन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें भी तुम्हें देखनी होगी। तो टेंशन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब लैंग्वेज लिख लो इसकी। इसे बोल रहा है टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू
स्ट्रिंग, थ्रू अ स्ट्रिंग, थ्रू एन आइडियल स्ट्रिंग बेसिकली। तो आइडियल लिख देते हैं इस तरीके से। एन एक्सटर्नल एजेंट applies some horizontal force F, applies some horizontal force F on P, ठीक है। अब F जो है ना, उसका फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट केस में, हाँ, तो यार इसमें बेसिकली अपने को करना ही है कि F की वैल्यूज को बदल बदल के एनालिसिस करना है कि इस पूरी सिचुएशन में कहाँ टेंशन क्या होगी ये वो, ठीक है। तो F इक्वल टू, फर्स्ट केस में तुम्हारी होगी 25 न्यूटन, सेकेंड केस में तुम्हारी ये होगी 50 न्यूटन, थर्ड केस में तुम्हारी होगी 75 न्यूटन, और फोर्थ केस में तुम्हारी ये होगी 90 न्यूटन, है ना। अब पूछा क्या है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, मतलब ए और बी दोनों के फ्रिक्शन बताना है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग बीच में है उसमें टेंशन कितना है ये। चलो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो एफ है, जब ये पिक्चर में आना चालू करेगा, ठीक है, अभी तो ये जीरो है, तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, कुछ भी होगा, सबसे पहले क्या होगा, इस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन इस एफ को अपोज करना चालू करेगा, ठीक है, ऐसा है। फिर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक अपोज करेगा, तब तक इस टेंशन, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं आएगा और केवल इसी ब्लॉक पे सारा काम चल रहा होगा। बट जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर फ्रिक्शन लग जाएगा और ये एफ बराबर है, उसके बाद जब एफ और बढ़ेगा ना, तो अब टेंशन क्रिएट होना चालू करेगा, है ना। अब उसके बाद भी हो क्या सकता है कि ये टेंशन और फ्रिक्शन मिल करके इस एफ को बराबर करते हैं, तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और वो तब तक होगा जब तक ये टेंशन इस फ्रिक्शन को सरपास कर रहा हो, मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इस टेंशन को जब तक इसके बराबर नहीं हो जाए। फिर टेंशन अगर उससे भी ज्यादा हो गया, कि इस फ्रिक्शन से भी ज्यादा हो गया, तो अब इस पर भी एक नेट फोर्स इधर आ जाएगा, तो ये भी इधर चलने लगेगा। और क्या ऐसा होगा, तो इस केस में ये भी होगा कि ये दोनों मिलकर के भी नहीं रोक पा रहे होंगे, और ये भी इस तरफ चल रहा होगा। और चलेंगे कैसे, एक कॉमन एक्सेलरेशन से ही चलेंगे यार, है ना। तो वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, पहले वो लिख लो। मान लो अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो लेट बोथ आर मूविंग टुगेदर, है ना, लेट बोथ आर मूविंग टुगेदर, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बेसिकली इस एफ फोर्स को अपोज करने वाला कौन कौन है, अगर ये साथ में चल रहा है, तो ये टेंशन फिर इंटरनल हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों हमने पूरा सिस्टम इसको मान लिया है। तो तुम्हारे पास एक फोर्स होगा यहाँ पर फ्रिक्शन, और यहाँ पर फ्रिक्शन, मतलब वो भी दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन होंगे, क्योंकि अब ये मूव कर रहे हैं ना, हमने ये माना है। तो F K1 F K2, बेसिकली ये K1 है, ये K2 है, F K1 F K2, ये दोनों मिलकर के इस F के बराबर होने चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेट राइट साइड में तुम्हारे पास फोर्स है F, और इधर होगा F K1, इधर होगा F K2, अपॉन टोटल मास इस सिस्टम का कितना हो जाएगा, ma प्लस mb, यानी कि 10 प्लस 5 15, ये हो जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक चीज तुम देखोगे, जब ये दोनों साथ में मूव नहीं कर रहे हैं ना, अगर ये दोनों साथ में मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन या तो नेगेटिव आ जाएगा या तो जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो समझ में आ ही रहा है कि नहीं कर रहे हैं साथ में मूव, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो, दोनों रुके हुए हैं। और नेगेटिव आ जाएगा तो हमारा असम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, मतलब साथ में मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक एक केस की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये 25 न्यूटन वाले केस की, ठीक है। इस फिगर को मैं नीचे ले रहा हूँ, तो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 25 न्यूटन वाले केस की, ठीक है, तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिख सकते हो केस 1, 25 न्यूटन वाला, ठीक है। तो 25 न्यूटन मतलब ये 25 हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब जो ये F K2 है, जरा इनकी वैल्यूज लिख लूं मैं, जरा F K2 कितना होगा, म्यू नॉर्मल यानी कि 0.5, और नॉर्मल कितना होगा, इसका मास दिया था 10, तो 100 हो जाएगा, क्योंकि जी को हम 10 मान रहे हैं। 50 न्यूटन, F K1 लिख लूं जरा ऐसे ही, तो वो कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 50, ये 30 न्यूटन, ठीक है। अब जब ये 25 न्यूटन है ही है, तो हमने क्या बोला था, वैसे तुम एक चीज यहाँ पे और करके देख सकते हो, अगर तुम अब वो एक्सेलरेशन निकालने की, कॉमन एक्सेलरेशन की कोशिश करोगे ना, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, उसको निकाल के देख लो। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, 25, एफ यानी कि 25 है, माइनस F K1 यानी कि 50, माइनस 30 अपॉन 15, जो कि नेगेटिव आएगा।
तो हाँ, ये साथ में तो नहीं चल रहा है, ठीक है। नॉट मूविंग टुगेदर, नॉट मूविंग टुगेदर, तो होगा क्या? अब दिख रहा है साफ साफ, जब ये 25 न्यूटन है तो ये फ्रिक्शन ही इसको रोक देगा ना भाई, टेंशन आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? अब इस केस में होगा क्या कि इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन लगेगा, इसको मैं F2 बोल रहा हूँ, तो F2 ही 25 न्यूटन, F2 मैक्सिमम कितना लग सकता है? 50, बट 50 की जरूरत ही नहीं है, 25 न्यूटन में काम हो जाएगा। तो इस केस में F2 25 न्यूटन है ना। टेंशन जीरो है क्योंकि टेंशन आया ही नहीं पिक्चर में, फिर टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये स्ट्रिंग टॉट है ही नहीं, टेंशन जीरो हो जाएगा। तो अगर टेंशन जीरो है तो F1 भी जीरो है ना। तो दोनों ब्लॉक से फ्रिक्शन और टेंशन पूछा था, तो ये इस तरीके, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर टेंशन नहीं है तो इस ब्लॉक की तो बात ही नहीं होगी, ये तो रुका हुआ है, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं, खत्म बात। सेकेंड केस, केस नंबर 2, 50 न्यूटन, ठीक। फोटो बनाओ, ये रहा। अब ये अगर 50 न्यूटन है ना, फिर वही बात, अब बस इतना फर्क आएगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग जाएगा, तो F2 50 न्यूटन का लग जाएगा, फिर टेंशन जीरो हो जाएगा और F1 भी जीरो हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है, F2 इक्वल टू 50 न्यूटन, F1 इक्वल टू जीरो, टेंशन इक्वल टू जीरो, बस खत्म। थर्ड केस की बात करेंगे अब, केस नंबर 3, 75 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन लिख के देख लेना, तो वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। वो तो मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, साथ में नहीं चल रहा है। 75 न्यूटन की बात करेंगे, ये है, ठीक है। जरा इसमें भी एक्सेलरेशन लिख के देख लो एक बार, तो आएगा 75 माइनस F के वन कितना था, 50 माइनस 25/15, ये भी नेगेटिव है, तो मतलब साथ में तो नहीं चल रहा है। अब क्या होगा, ये तुम्हारा हो गया 75 न्यूटन, है ना। अब क्या होगा, फ्रिक्शन अपनी पूरी कोशिश करेगा इसको रोकने की, है ना, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 50 न्यूटन यहाँ पर पूरा लग जाएगा। बचा हुआ यहाँ पर टेंशन है, ठीक है, टेंशन, इसको रोक के रखना है, साथ में नहीं चल रहा है, तो टेंशन कितना होगा भाई, 75 में और ये 50 हो तो 25 न्यूटन। अगर 25 न्यूटन है तो इस ब्लॉक पर आओगे तो ये भी 25 न्यूटन, और ये हो भी सकता है क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 30, इसका मैक्सिमम तो 30 था, मतलब इस वाले फ्रिक्शन का F1 का, बट हमें जरूरत कितनी है यहाँ पर, 25 न्यूटन। तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, सीधे सीधे दिख रहा है कि F2 पूरी पावर में लगेगा 50 न्यूटन, टेंशन आ जाएगी 25 न्यूटन की, और 25 न्यूटन का ये F1 आ जाएगा, ठीक है, और सब रुके रहेंगे। ये हो गया इस केस, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं केस 4, जो कि हमारा सबसे बढ़िया केस है, 90 न्यूटन, ठीक है, ये हो गया। अब एक्सेलरेशन लिखो जरा, एक्सेलरेशन तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस 50 माइनस 30/15, यानी कि आ जाएगा 10/15, यानी कि 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब दोनों का एफबीडी देखते हैं, ठीक है। तो इस पर एक तो ये लग रहा है 90 न्यूटन का फोर्स, फिर फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगाएगा रुकने की, लेकिन रोक नहीं पाएगा, F2 लगेगा यहाँ पर, यानी कितने न्यूटन का लग रहा है वो, 50 न्यूटन, और इसके अलावा यहाँ टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब इस टेंशन की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें को पता है कि एक्सेलरेशन इसका 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो जरा इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका मास कितना था, बी का मास था 10 किलो, तो 10 × 2/3 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 90 माइनस 50 माइनस टेंशन। बहुत बढ़िया। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसमें से हम सॉल्व करेंगे, 90 माइनस 50 हो जाएगा 40 माइनस 20/3, इसको रीअरेंज किया है बस। तो ये हो जाएगा 100/3 न्यूटन, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी कितनी, वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, फ्रैक्शन में 100/3 न्यूटन। यही आ रहा है क्या, कुछ गलत कर दिया क्या? सही तो किया है। गलत तो नहीं किया है। इसका मास 10 ही था ना। हाँ ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, मास ऑफ भी 10 था। हाँ ठीक है, सही है।
हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया टेंशन। अब हमने बेसिकली टेंशन निकाल लिया, और फ्रिक्शन जो सेकंड वाले पर लग रहा है वो तो F2 की वैल्यू 50 न्यूटन है ही, मैक्सिमम पर लग रहा है। अब बचता है F1 निकालना। F1 के लिए इस ब्लॉक पर आओ जरा, है ना। इस पर इधर टेंशन लग रहा है, जो कि कितने का है, 100/3 न्यूटन का। ठीक है, ये हो गया। और इधर फ्रिक्शन क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग जाएगा। फ्रिक्शन कितना होगा इसका, 0.6 × 30 न्यूटन ये हो जाएगा, है ना। हो गया भाई। तो फिर F1 तुम्हारा 30 न्यूटन हो जाएगा, इस तरीके से। और टेंशन तुम वैसे तो ये निकाला, टेंशन को तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। इस ब्लॉक का अगर FBD का यूज करते हो तुम, केवल इस ब्लॉक का, ए वाले का, तो तुम बोलते टेंशन -30 इक्वल टू इसका मास 5 × 2/3, है ना। तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू क्या आता, 10/3 + 30। ये फिर से तुम्हारा आता 30 से 90, 100/3 न्यूटन यहाँ से भी आ जाता है। तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। टेंशन का वैल्यू तुम्हें जिस भी ब्लॉक से माने वहां से निकालो, इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो सारे केसेस इसमें कवर होगा कि जब वो ब्लॉक्स रुके होंगे या फिर मूव करेंगे, क्या होगा, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस के एनालिसिस करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सीधा हम एरोडोव के 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसी पर। इस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एरोडोव में अवेलेबल है। तो चलो चालू करते हैं उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा एरोडोव का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देंगे हम 64, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हो, एरोडोव क्वेश्चन नंबर 1.64, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 64। तब तक तो क्लियर ही होगा। ठीक है, तो इसमें एक फिगर भी गिवन है। पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर फिगर ड्रॉ करेंगे। तो लिखा था इंक्लाइन एंगल, इंक्लाइन प्लेन, सॉरी, द इंक्लाइन प्लेन ऑफ फिगर, फिगर अभी मैं बना रहा हूँ। फॉर्म्स एन एंगल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके आगे बोल रहा है द मास रेशियो m2/m1, द मास रेशियो m2/m1 इज इक्वल टू नीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन the coefficient of friction between the body m1 and the inclined plane is equal to k, is equal equal to 0.1. The masses of the pulley and the threads are negligible. The masses of the pulley and thread are negligible. The masses of the pulley and thread are negligible. Find the magnitude and the direction. Find the magnitude and the direction of acceleration of body m2 when the formerly stationary system of masses starts moving. मतलब पहले रेस्ट में ही था, फॉर्मरली
स्टेशनरी सिस्टम ऑफ मासेस। ए भाई, स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, अब फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। ये पूरा क्वेश्चन है। तो फिगर कुछ इस तरीके का है। ये है तुम्हारा इंक्लाइंड सरफेस, और इसके हेड पर है एक पुली इस तरीके से। इस पुली से एक स्ट्रिंग आ रही है ऐसे, जो कि यहाँ पर कनेक्टेड है M1 मास के ब्लॉक से। और एक स्ट्रिंग जा रही है ऐसे, जो कि कनेक्टेड है ऐसे M2 मास के ब्लॉक से, और केवल यहाँ पर फ्रिक्शन है, जिसका के तुम्हें दिया हुआ है 0.1। ठीक है। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि अगर इसको हम रेस्ट, इसको ऐसे छोड़ते हैं तो ये किस तरफ मूव करना चालू करेगा, है ना। और जब करेगा तो वही एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी M2 पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, देखते हैं यार, है ना। तो पहले M2 की FBD बना लें, है ना, सॉल्व करते हैं इसको। तो M2 पर एक फोर्स होगी तुम्हारी ये M2G, और एक फोर्स होगी टेंशन। क्या इसके अलावा कोई तीसरी फोर्स होगी? नहीं। ठीक है यार। अब अगर यहाँ टेंशन है तो यहाँ पर ये भी टेंशन है। अब हम सीधा M1 पर आ रहे हैं, ये टेंशन T हो गई इस पर, एक फोर्स। उसके अलावा इस पर इसका M1G लगेगा, जिसको मैं सीधा ऐसे दिखा रहा हूँ। चलो M1G हो गया, है ना। ये अल्फा है, हमारा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, सीधा कंपोनेंट के फॉर्मेट में ही दिखा देता हूँ यार, ज्यादा वरना कचरावा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर वेट को मैं सीधा कंपोनेंट में दिखा रहा हूँ। अब कई बार कर लिया यार, अब तक तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, कि कैसे कर रहे हैं ये हो जाएगा तुम्हारा M1G कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा तुम्हारा M1G साइन ऑफ अल्फा। ठीक है भाई। अब ये बताओ कि हम एक काम करते हैं ना, एक काम और करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, M2/M1 = 2/3। जरा नीचे देखो, M2/M1 = 2/3। हम एक काम करते हैं कि M2 को लिख लेते हैं 2M, और M1 को लिख लेते हैं 3M। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर M2 की जगह हम सीधे 2mg लिखते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर M1 की जगह हर जगह 3M कर देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3mg साइन अल्फा। थोड़ा क्वेश्चन आसान कर रहे हैं, ठीक है, ये सब ट्रिक्स होती हैं, इससे तुम जल्दी से जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को। ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज तुम ये देखो कि किसी एक डायरेक्शन में हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी नेट लेट से हम कह रहे हैं कि ये यहाँ नीचे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ गया एक्सेलरेशन, तो ये जो है ऊपर मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन इसका मान लेते हैं, सपोज A, और यही A अपने को निकालना है, इस M2 का एक्सेलरेशन A। ठीक है, तो अगर ये इसका एक्सेलरेशन A है, तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ A होगा। ये दिख रहा होगा, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगी, है ना। ये हो गया। तो देखते हैं। तो अगर हमने इसको ऐसे मान लिया, है ना, तो पहले इस M2 वाले के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता। M2 का मतलब 2M है, 2Ma = 2mg - t। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, 2Ma = 2mg - t। ये कैसे लिखा मैंने? तो ये हो गया 2mg, और इसका 2m इसका मास है, इनटू एक्सेलरेशन, तो 2ma इधर की तरफ होना चाहिए, और ये टेंशन। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब अगर ये उधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो इस तरीके से लगना चाहिए, फ्रिक्शन। ठीक है, तो मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन भी एफ के लगेगा। ठीक है, तो एफ के की वैल्यू क्या होगी? एफ के की वैल्यू होगी 3mg cos अल्फा, 3mg cos अल्फा × 0.1। अच्छा, एक चीज और कर लो यहीं पर आसान। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी तुम्हें दी हुई है, क्या है? अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री, है ना। तो एक काम करते हैं ना, इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो 3mg साइन अल्फा है जो तुम्हारा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू होती है, हाँ हाँ, साइन 30 होती है तुम्हारी हाफ। ठीक है, और साइन 60 होती है रूट। ठीक है, हाफ होती है। तो इसको मैं 3mg साइन अल्फा के बजाय
3 mg/2 लिख दूं सीधे? समझ में आया कैसे किया ये? साइन अल्फा को मैंने हाफ लिख दिया है, ठीक है। जितना कम लिखना पड़े उतना अच्छा है ना, 3 mg/2 लिख देता हूँ। और इसको 3 mg√3/2 लिख देता हूँ। अब एक चीज तुम्हारा और डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम फंस रही थी कि अगर हम ये ए को इधर की तरफ मान तो ले रहे थे, बट उस पर फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। अगर ए को इधर मानोगे तो फ्रिक्शन ऐसा लगेगा इक्वेशन उलट जाएगी। तो हमने ए जो इधर माना है ये सही क्यों है, ठीक है। ये इसलिए सही है कि देखो ये एक फोर्स, अगर तुम इस पूरे को एक सिस्टम मानते हो, इस पूरे को एक सिस्टम मानते हो, ठीक है। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, इन दोनों ब्लॉक्स को मिला करके तुम एक सिस्टम मानते हो। तो एक फोर्स है 2 mg, एक है 3 mg/2 यानी कि 1.5 mg। और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जरा मैं एक बार लिख लूँ, ठीक है। तो एफ के जो है तुम्हारा, वो या फिर एफ एस मैक्स भी, वो होगी म्यू नॉर्मल के बराबर, यानी कि 0.1 इंटू नॉर्मल कितना है तुम्हारा? 3 mg√3/2। 3 mg√3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ नियरली इक्वल टू, √3 को 1.7 लिख लेता हूँ, तो 0.1 इंटू 1.7 इंटू 3 mg/2, ठीक है। तो हो जाएगा, ये हटा लो, 0.1 इंटू 17 5.1 mg/2। तो इसको नियरली मैं लिख सकता हूँ 0.51 mg/2। ये नियरली हो जाएगा तुम्हारा 0.25 mg, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 0.25 mg है। तो क्लियरली दिख रहा है यार कि 1.5 mg और 0.25 mg मिला करके 1.75 mg, और ये 2 mg है, तो ये भारी पड़ रहा है, मतलब ये इधर की तरफ ही मूव करेगा, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो होगा तुम्हारा, सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.25 mg। अब यही एक्सेलरेशन निकालना था, सिंपल हो गया भाई। अब पूरे सिस्टम को मान करके लिख दो यार, टेंशन निकालने की जरूरत है, टेंशन को इंटरनल कर देते हैं, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना आएगा वही अपने को निकालना है, तो वो होगा टोटल फोर्स, है ना। जो टोटल पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही एम टू का भी एक्सेलरेशन होगा। तो टोटल फोर्स क्या होगा? 2 mg माइनस 1.5 mg माइनस 0.25 mg, ठीक है। तो हो जाएगा 2 mg माइनस 1.5 mg और माइनस ये जो था फ्रिक्शन वाला 0.25 mg, है ना, अपॉन टोटल मास कितना है? तो m1 प्लस m2 लेंगे। तो m1 को हमने बोला था 3m और m2 को बोला था 2m, तो 3m प्लस 2m यानी कि 5m हो जाएगा ये हो गया। तो कितना आएगा ये आएगा 0.25 mg/5m, m से m कट गया, और ये बचेगा तुम्हारा 0.05 g। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा नियरली नियरली, क्योंकि हमने यहाँ पर एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लिया था, ये जो लिया था, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0.05 g। इतना सिंपल था यार ये, है ना। अब इसमें क्या टेंशन पूछा है क्या? तो नहीं पूछा है, बट मैं तुम्हें ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है। फाइंड टी, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो तुम्हें निकालनी है, कितनी होगी, और आंसर इसका कमेंट करना यार, है ना। अगर हो जाता है और नहीं होता तो डाउट करके बोल देना, तो मैं बता दूंगा। वैसे बहुत इजी है यार, टी निकाल लोगे अब तो। ये टी तुम्हारा निकालना होमवर्क है, ठीक है। ये इसमें नहीं दिया, बट मैं तुम्हें एक्स्ट्रा करने को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना सिंपल था ये। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा इरोडोव का 1.78 क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट करते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ। जैसे बोल रहा है, इसमें भी फिगर है, तो फिगर अभी बनाएंगे, पहले लिख लो लैंग्वेज। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, द masses of the wedge, capital M, the masses of the wedge, capital M, and the body small m are known, and the
body small m are known. The appreciable friction exists only between the wedge and the body small m. The wedge and the body small m. ठीक है, the friction coefficient being the friction coefficient being the friction coefficient being equal to k, equal to k. The masses of the pulley and thread are negligible. The masses of the pulley and thread are negligible. हाँ, तो यार ये क्वेश्चन मैंने पूरा नोट कर दिया है। तो ये है द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बीइंग इक्वल टू के, द मासेस ऑफ द पुलीज एंड थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी m रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन व्हिच द वेज स्लाइड्स। और ये इसका फिगर गिवन है ऊपर जो बना हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यही बोल रहा है कि क्या है कि केवल यहाँ पर फ्रिक्शन है इस कॉन्टैक्ट पर, ठीक है, और कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है तुम्हारा। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पुली है ना, ये इस वेज से अटैच्ड है, ठीक है, पुली वेज से अटैच्ड है। तो अब इसमें तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, सूडो फोर्स, कंस्ट्रेंट, तुम्हारा फ्रिक्शन विद टेंशन, सारी चीजें, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ ताकि तुम इसको आराम से थोड़ी देर बैठो। मैं चाहूंगा इसको तुम टाइम देकर के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। 15-20 मिनट भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। और अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। और अगर तुमसे एक बार में हो जाता है, या एक बार क्या मतलब हो जाता है अगर तुमसे अगली क्लास से पहले पहले, तो तुम मान लेना कि तुम्हारा जितना भी कॉन्सेप्ट तुमने सीखा बहुत अच्छे से सीख लिया है, और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स में, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, इसको तुम आराम से सोचना और खुद करने की कोशिश करना। बाकी नहीं हो तो डाउट कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में तो इसको बताऊंगा ही। और अगर हो जाता तो आंसर जरूर कमेंट करना कि क्या आंसर आया तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यार, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन है तुम्हारा एरोडोफ का क्वेश्चन नंबर 1.79। तो ये मैंने पहले से लिख लिया था। तो आओ देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन विद व्हिच बार ए शुड बी शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली to keep the bodies 1 and 2 stationary related to the bar. The masses of the bodies are equal and the coefficient of friction between the bar and the bodies is equal to k. तो क्वेश्चन तुम नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। The masses of the pulley and threads are negligible. The friction in the pulley is absent. ठीक है, और ये तुम्हें फिगर गिवन है। तो इसमें बेसिकली बोल रहा है कि ये जो दोनों ब्लॉक्स है ना, ये मास m के हैं, ठीक है। अब हम इस बड़े वाले ब्लॉक को जो a है, इसको हम कुछ एक्सेलरेशन स्मॉल a दे दें, जिसके बाद इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों रुक जाएं, ठीक है। तो देखते हैं पहले होगा क्या, ठीक है। पहले इन पे फोर्सेस देखते हैं। एक इस पर फोर्स लग रही होगी mg, एक इस पर लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। बाकी x में कोई कांटेक्ट, जब तक हमने ये एक्सीलरेशन नहीं दिया तब तक x में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इसमें और कोई फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में नॉर्मली नहीं होगा, तो फ्रिक्शन कहाँ से ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर इस वाले ब्लॉक को देखेंगे तो यहाँ पर इस पे लग रहा होगा एक टेंशन, उसके अलावा ये इसका mg है ना। और तुम ध्यान से देखो, और यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा जो इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा होगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस फ्रिक्शन की? के एम जी। तो के एम जी अगेन, इस अगर मैं पूरे को सिस्टम बोलता हूँ, इस पूरे को एक सिस्टम मानता हूँ, तो जो टू ये एम जी है, इससे ये के एम जी तो ऑब्वियसली कम ही होगा, मतलब ये पूरा का पूरा इधर की तरफ किसी कुछ एक्सेलरेशन से चलेगा। बट अब मैंने चलो इसको ए एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है। तो होगा क्या, एक स्यूडो फोर्स आएगा। स्यूडो फोर्स कितना आएगा, इस पर आएगा इस तरीके से एम ए, और इस पर भी आएगा एम ए। अब इस स्यूडो फोर्स के आने की वजह से हुआ क्या कि अभी इस mg को अपोज करने के लिए केवल ये वाला फ्रिक्शन था जो बेचारा कर नहीं पा रहा था, बट अब ये ma भी इसका साथ देगा, और एक और साथ देगा कौन, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल आ गया है ना। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन आएगा,
जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पर अगर हम इसको लगा दें, क्योंकि अपनी पूरी ताकत लगा दें रोकने में, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी के एम के एम ए, सॉरी, है ना, क्योंकि इसमें नॉर्मल एम ए है। के नॉर्मल यानी कि के एम ऐसे एक, चलो एक स्टेप करके लिख देता हूँ, के नॉर्मल इक्वल टू के एम ए। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें इसको पूरे को रेस्ट पे रखना है, तो फोर्सेस इक्वेट कर दो, इस पूरे को सिस्टम मान करके फोर्सेस इक्वेट कर दो इस पूरे को, तो इसलिए टेंशन इटर्नल हो जाएगा और टेंशन पूछा भी नहीं है। तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि एम जी इज इक्वल टू एक अपोज करने वाला फोर्स के एम ए प्लस ये एम ए प्लस एक यहाँ वाला फ्रिक्शन एफ, ये कितना था, के एम जी प्लस के एम जी। यहाँ से ए कॉमन लोगे तो अंदर आएगा वन प्लस के, और इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पर जी कॉमन लोगे तो अंदर आएगा, सॉरी हाँ, जी कॉमन लोगे, ये एम सारे काट दे रहा हूँ, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जी कॉमन लोगे तो अंदर आएगा वन माइनस के, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस के अपॉन वन प्लस के। ये तो है ए मिनिमम, मतलब मिनिमम इतना एक्सेलरेशन तुम्हें इस बड़े वाले ब्लॉक को देना होगा ताकि ये रेस्ट में रहे बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बट क्या एक मैक्सिमम चीज भी हो सकता है, एक्सेलरेशन की क्या कोई रेंज आएगी? हाँ, तो मैक्सिमम क्या है, यही तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ, बट मैं फिर भी तुम्हें एक बार हिंट फिर से दे देता हूँ कि अभी तक जब तुमने ये एक्सेलरेशन ए दिया ना, तो ये स्यूडो फोर्स आया जो कि इस तरफ आया। अब होगा क्या, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेस्ट में है। अब उसके बाद क्या होगा, जब तुम इस मिनिमम वैल्यू तक आ गए, जब ये पूरा का पूरा रेस्ट में है, अब और बढ़ाओगे तो ये एम ए भी बढ़ेगा, ये एम ए बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो ठीक है, ये एम ए बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन धीरे धीरे कम होगा, ये कम होते होते जीरो भी होगा। अब उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद इस एम ए की वजह से इस पूरे सिस्टम की इधर चलने की टेंडेंसी बनने लगेगी। अभी तो ये इधर जा रहा था, मतलब ये एम जी से ज्यादा हावी हो जाएगा ये एम ए, और ये पूरे की इधर चलने की टेंडेंसी बनेगी, तब ये फ्रिक्शन भी इधर लग रहा होगा और ये फ्रिक्शन भी इधर लग रहा होगा। और उस केस में तुम्हें मैक्सिमम एक्सीलरेशन मिलेगा, जब ये पूरा का पूरा रेस्ट में हो तो तुम फोर्सेस इक्वेट करोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत बता रखे हैं, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, वैसे ये बुक में पूछा भी नहीं है, बट तुम्हारा होमवर्क है मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इसको निकाल लेना यार, अगर आंसर आ जाता है तो आंसर कमेंट कर देना, आंसर नहीं आता है और तुम चाहते हो कि मैं इसको अगली क्लास में डिस्कस करूं, तो कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया या इसको मैं दोबारा से डिस्कस करूं। अदरवाइज मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत कर रखे हैं, करा रखे हैं इसमें। और ये मतलब ये ए मिनिमम ए मैक्सिमम वाले बहुत कर लिए अपन ने, ठीक है। और उसके अलावा अगर डाउट नहीं है तो फिर का टाइम वेस्ट करना है इसमें, ठीक है, और डाउट है तो जरूर डिस्कस करूंगा, एक भी बच्चे को डाउट होगा तो मैं डिस्कस करूंगा, तो तुम कमेंट में डाल देना कि इसमें डाउट है और मैं बता दूंगी क्या है ये मैक्स, ठीक है। तो आई होप जितना तुम्हें आज बताया होगा तुम्हें सब समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर तुम्हें वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना यार, तुमने जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी। बाय।